इंटरेस्टिंग नोबेल स्टोरी में आपका स्वागत है। पार्ट 31 केयरिंग जज्बात और मासूम एहसास। किसे गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। नेक्स्ट मॉर्निंग जज्बात का रूम। जज्बात इस वक्त बेड के नीचे बैठा हुआ था और बेड पर अपना सर टिककर सो रहा था। उसने अपने हाथों में एहसास के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ा हुआ था। वही एहसास जो कि कल रात से बेहोश थी। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलना लगी, उसे होश आ रहा था। आंख खुलते ही पहले तो उसे सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ, पर कुछ देर तक शांति से अपनी जगह पर लेटे रहने के बाद उसने दोबारा अपनी आंखें खोली। अब उसे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। एहसास ने खुद से कहा मैं कहाँ हूँ। तभी उसे समझ आया कि वह इस वक्त अपने और जज्बात के बेड पर है। ये बात समझते ही उसने जल्दी से पलटकर देखा, तभी उसे अपने हाथों पर किसी की मजबूत पड़कर एहसास हुआ। एहसास ने जल्दी से पलटकर देखा तो उसे जज्बात का मासूम सा चेहरा नजर आया, जो कि इस वक्त सोते हुए किसी इनोसेंट बच्चों की तरह लग रहा था। जज्बात को अपने इतने पास देखते ही एहसास की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा अब तो आप हमसे गुस्सा नहीं होना, हमने खुद को अच्छे से क्लीन कर लिया। कहते हुए एहसास ने अपने हाथों को जज्बात की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की। जज्बात जो कि गहरी नींद में था और नींद में वह सपना देख रहा था कि एहसास गुस्से की वजह से उसे दूर जा रही है। एहसास के अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते कि वह जल्दी से उठकर बैठकर और घबराते हुए कहने लगा एहसास तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। एहसास जो कि बाथरूम जाने के लिए अपना हाथ जज्बात के हाथ से छुड़ा रही थी। जज्बात की बातें सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वही जज्बात भी एहसास की तरफ ही देख रहा था। तभी उसे समझ आया कि जो कुछ भी वह अब तक देख रहा था वह मास एक सपना था। ये समझते ही जज्बात जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होकर बेड पर एहसास के पास बैठ गया। उसने एहसास को झटका से अपनी बाहों में भरकर उसे मजबूती से अपने सीने से लगाते हुए कहा एहसास आई एम सॉरी बेबी, तुमने मुझे कितना डरा दिया था। मैंने बस तुम्हें नहाने के लिए कहा था पर तुमने खुद की क्या हालत कर ली। कहते हुए जज्बात की आंखों से आंसू एहसास के कंधों पर गिरने लगे। जज्बात की बात सुनकर एहसास, जिसके दिल में अभी भी थोड़ा डर था कि कहीं जज्बात अभी भी उससे गुस्सा ना हो, उसकी बातें सुनकर उसका डर पूरी तरह से गायब हो गया। पर जज्बात के आंसू अपने कंधे पर महसूस करके एहसास बहुत ही ज्यादा घबरा गई। उसने घबराई हुई आवाज में कहा आप रो रहे हैं। एहसास की बात पर जज्बात ने कुछ नहीं कहा, वह बस मजबूती से एहसास को अपने सीने से लगाकर बेड पर बैठा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे को एहसास को खुद से कभी दूर जाने ही नहीं देखा। वही एहसास की से बाथरूम जाना था। जब बात की इतनी मजबूत पकड़ की वजह से वह परेशान हो रही थी, उसने धीरे से कहा प्लीज आप हमें छोड़ दो, हमें बाथरूम जाना है। एहसास ने बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड तरीके से यह बात कही, क्योंकि उसे जज्बात के सामने ऐसी बात करने में शर्म आ रही थी। जज्बात जो कि एहसास को अपने सीने से लगाकर सुकून महसूस कर रहा था, एहसास की बात सुनकर उसने उसे छोड़ दिया। जज्बात के छोड़ते ही एहसास में बेड से नीचे कदम रखा और खड़ी होने की कोशिश करने लगी, पर अगले ही पल उसका सर घूमने लगा। शायद रात भर पानी में भीगने की वजह से अभी भी कमजोरी थी और नीचे गिरती इससे पहले कि जज्बात में फुर्ती दिखाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। एहसास ने भी उसे मजबूती से पकड़ लिया। जज्बात में थोड़े गुस्से से कहा तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम इस तरह से खुद खड़ी होने की कोशिश भी कैसे कर सकती हो, तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम मुझे बताओ। कहते हुए जज्बात ने झटके से एहसास को गोद में उठा लिया और बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। एहसास ने जज्बात की तरफ देखा और कहा आप हमें नीचे उतार दो, अब हम ठीक है। वह नींद से उठने के तुरंत बाद हमने नीचे उतरने की कोशिश की, उससे वजह से हमारा सर घूम रहा था, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज आप हमें नीचे उतार दो, हमें बाथरूम जाना है। एहसास की बात सुनकर जज्बात ने उसे घूर कर देखा और कहा अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ रहा हूं, देख नहीं बस 2 सेकंड के लिए तुम मुझसे दूर हुई और तुम नीचे गिरने वाली थी। आप तुम्हें जहां भी जाना होगा मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। जज्बात की बात सुनकर एहसास नहीं थोड़े गुस्से से कहा पर हमें बाथरूम जाना है, अब आप हमारे साथ बाथरूम तो नहीं आ सकते ना। कहते हुए उसकी आवाज में काफी ज्यादा इरिटेशन नजर आ रही थी। वही एहसास की बात सुनकर जज्बात के कदम रुक गए, पर अगले ही पल उसने एहसास की तरफ देखते हुए कहा बीवी मुझे नहीं लगता कि एक हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से इतना ज्यादा शर्माने की जरूरत है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं और मैं तुम्हें किसी भी कंडीशन में देख सकता हूं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ज्यादा मत सोचो और चुपचाप मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मुझे करने दो। कहते हुए जज्बात बाथरूम के दरवाजे के पास एहसास को लेकर पहुंच चुका था। वही जज्बात का जवाब सुनकर एहसास को तो समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या ही कहे। उसे शर्म भी आ रही थी और कहीं ना कहीं खुशी भी हो रही थी कि जज्बात उसकी इतनी परवाह करता है। जज्बात ने बाथरूम का दरवाजा खोला और एहसास को लेकर बाथरूम के अंदर आ गया। एहसास में शर्म की वजह से अपना चेहरा जज्बात के सीने में छुपा लिया था। जज्बात एहसास की कंडीशन को समझ सकता था। उसने एहसास को नीचे उतरकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा ओके तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम कर लो, उसके बाद मुझे बुला लेना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। कहते हुए जज्बात ने एहसास के माथे पर प्यार से किस किया और बाथरूम से बाहर चला गया।
वही एहसास जो कि जज्बात को नाराज न करने के डर की वजह से उसे बाहर जाने के लिए नहीं कह रही थी, उसे खुद बाहर जाते हुए देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। करीब आधे घंटे के बाद जज्बात जो कि बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर एहसास के बुलाने का इंतजार कर रहा था, उसके कानों में एहसास की प्यारी सी आवाज सुनाई थी, क्या आप हमारे कपड़े लाकर दे देंगे। एहसास की आवाज सुनते ही जज्बात के फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने दरवाजे के पास आकर धीमी आवाज में कहा, बीवी क्या मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए अंदर आ जाऊं, तुम अकेले कैसे नहा पाओगी, इस वक्त तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। जज्बात की बात सुनकर एहसास जो कि दरवाजे पर काफी ज्यादा नर्वस खड़ी थी, उसके गाल गुलाबी हो गए। उसने कहा, प्लीज ना आप हमारे कपड़े लाकर दे दो ना। एहसास की प्यारी सी आवाज सुनकर जज्बात ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे कपड़े लाकर देता हूं। जज्बात की हाँ सुनकर एहसास के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। कुछ देर बाद जज्बात एहसास के कपड़े लेकर दरवाजे के पास आ गया। उसने धीरे से दरवाजे पर खटखटाते हुए कहा, एहसास तुम्हारे कपड़े। जज्बात की आवाज सुनकर एहसास ने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अपना हाथ आगे कर दिया। जज्बात ने एहसास की हाथ की तरफ देखा और उसके हाथों में कपड़े रख दिए। इस वक्त वह शैतानी करने के मूड में नहीं था, क्योंकि कल रात की वजह से जज्बात काफी ज्यादा गिल्टी महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और एहसास बाहर आए। उसका पूरा चेहरा लाल नजर आ रहा था। जज्बात ने ध्यान से एहसास की तरफ देखा, उसके चेहरे पर दर्द झलक रहा था, जिसे देखते ही एहसास को कुछ याद आया, जिसे सोचकर अगले ही पल उसने खुद से गुस्से से कहा, मैं इतना स्टूपिड कैसे हो सकता हूँ। जज्बात ने जल्दी से एहसास को गोद में उठाकर बेड पर लिटाते हुए कहा, तुम्हें नहाने की क्या जरूरत थी, तुम्हारी बॉडी पर इतनी सारे जख्म है, गर्म पानी की वजह से तुम्हें दर्द हो रहा होगा। कहते हुए जज्बात की आवाज भारी हो गई, क्योंकि यह जख्म उसकी वजह से ही एहसास को मिले थे। जज्बात की आवाज सुनकर एहसास ने धीरे से अपना चेहरा नीचे झुकते हुए कहा, आई एम सॉरी, वह हमें बिना नहाए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने नहा लिया, पर हमें नहीं पता था इतनी ज्यादा जलन होगी। आप परेशान मत रहिए, अब हमें ज्यादा जलन नहीं हो रही है, वह बस नहाने के तुरंत बाद हो रही थी। एहसास की बात सुनकर जज्बात ने उसका छोटा सा चेहरा अपने हाथों में भरकर प्यार से पूछा, तुम सच कह रही हो ना, अब तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही है ना, वरना हम डॉक्टर के पास चलते हैं, मैं तुम्हें बेस्ट डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, उसके बाद तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, यह मेरा प्रॉमिस है मेरी जान। जज्बात के मुंह से जान सुनकर एहसास के गाल गुलाबी हो गए। उसने कुछ नहीं कहा, वही उसके गुलाबी गाल देखकर जज्बात ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, एहसास आई एम सॉरी बेबी, कल मैं ज्यादा ही गुस्सा कर दिया था और तुमने खुद को इतना ज्यादा हर्ट कर दिया, तुम जानती भी हो कि तुम्हें ऐसे देखकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी। अगली बार से अगर मैं गुस्सा करूं तो मुझे 2 थप्पड़ लगा देना, पर ऐसी कोई हरकत मत करना, तुम्हें दर्द में देखकर मुझे भी दर्द होता है, वह भी यहाँ पर। कहते हुए जज्बात ने अपने सीने की तरफ इशारा किया। जज्बात की बात सुनकर एहसास ने घबराते हुए कहा, आपको वहां पर दर्द हो रहा है। कहते हुए उसकी आवाज भारी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ करके घबराते हुए कहा, चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं, सीने में दर्द होना अच्छी बात नहीं होती। एहसास की घबराहट देखकर और उसकी बात सुनकर जज्बात कंफ्यूज हो गया, पर अगले ही पल जब उसे अपनी इनोसेंट बीवी की बात समझ आई, उसे हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, अरे मेरी जान, तुम समझी नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। कहते हुए जज्बात ने एहसास के दोनों हाथों को पकड़ लिया। जज्बात की बात सुनकर एहसास ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप हमारी बात समझ क्यों नहीं रहे हो, चलो हमें डॉक्टर के पास जाना है, हमें जल्दी से जल्दी आपको डॉक्टर के पास दिखाना होगा। एहसास की बेवकूफ़ी भरी बात सुनकर जज्बात को उस पर प्यार भी आ रहा था और खुद पर तरस। उसकी बीवी इतनी ज्यादा इनोसेंट थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता था। जज्बात ने जब देखा कि एहसास रोते हुए उसकी बात समझने को तैयार ही नहीं है, उसने एहसास को खींचकर अपने करीब किया और उसके लिप्स को देखने लगा, जो कि इस वक्त काम रहे थे। जज्बात ने बिना वक्त गवाए अपने होठों को एहसास के होठों पर रख दिया और उसे प्यार से किस करने लगा। एहसास जो कि यह सुनकर कि जज्बात के सीने में दर्द हो रहा है, घबराई हुई थी। इस तरह से अचानक जज्बात की किस करने की वजह से हैरानी से उसे देखने लगी। इस बार उसने जज्बात का साथ नहीं दिया, बल्कि उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसे जज्बात के लिए घबराहट हो रही थी। जज्बात ने जब देखा कि एहसास उसका साथ देने की जगह उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही है, वह और भी ज्यादा एग्रेसिव होकर किस करने लगा। अब एहसास बेचारी जाकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वह शांति से अपनी जगह पर बैठी रही। कुछ देर बाद जज्बात ने उसके होठों को छोड़ा और प्यार भरी नजरों से उसे देखने लगा। जज्बात के छोड़ते ही एहसास गहरी गहरी सांस लेने लगी। कुछ देर बाद जब उसने अपनी सांसों को कंट्रोल कर लिया, उसने गुस्से से जज्बात की तरफ देखा, जो कि मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। अगले ही पल एहसास ने रोते हुए अपने हाथों के मुक्के बनाकर जज्बात को मारते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो, हम इतनी सीरियस बात कर रहे हैं और आपको ये सब सूझ रहा है, हम आपसे बात नहीं करेंगे। कहते हुए एहसास उसके पेट पर मुक्के मार रही थी, पर उसके मुक्के इतनी नाजुक थे कि जज्बात को दर्द होने की जगह हंसी आ रही थी।
जज्बात ने हंसते हुए एहसास के हाथों को पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए कहा, अरे मेरी जान, तुम समझी नहीं। मैं कह रहा कि जब तुम्हें तकलीफ होती है मुझे मेरे दिल में दर्द महसूस होता है। इसका मतलब उसे दर्द से नहीं था जो तुम समझ रही हो। इसका यह मतलब है कि तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि हमारा दिल से दिल का रिश्ता है। अब समझी मेरी बुद्धू बीवी। जज्बात की बात सुनकर एहसास ने उसकी तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहा, मतलब आपको वह वाला दर्द नहीं हो रहा। कहते हुए एहसास अपने छोटे छोटे हाथों से जज्बात के सीने को सहलाने लगी। एहसास की बात सुनकर जज्बात ने उसके गाल पर किस करते हो कहा, बिल्कुल भी नहीं। जब तक मेरे पास मेरी टैबलेट, मेरी दवाई, मेरी लाइफ लाइन, मेरी बीवी, मेरी एहसास है, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। जज्बात की बात सुनकर एहसास की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। एहसास की बड़ी बड़ी आंखों को देखकर जज्बात ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, बीवी, मैंने कितनी बार कहा है ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके देख मत करो, दिल में कुछ कुछ होता है। जज्बात की बात सुनकर एहसास ने कुछ नहीं कहा। वह अपने निचले होंठ को काटते हुए जज्बात को देख रही थी। चैप्टर 32 जज्बात अ केयरिंग हस्बैंड। जज्बात की बात सुनकर एहसास ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, अब आप जब ऐसी बातें करोगे तो हम अपनी आंखों को बड़ा करके ही आपको देखेंगे ना, आप हर बार हमें परेशान करते हो। एहसास की क्यूट सी शिकायत सुनकर जज्बात के फेस पर स्माइल आ गई। उसने एहसास के गाल खींचते हुए कहा, जब मेरी वाइफ इतनी ज्यादा क्यूट और प्यारी हो तो मैं उसे परेशान करूंगा ही ना, और वैसे भी तुम्हें परेशान करने का हक सिर्फ मेरा है। कहते हुए जज्बात ने एहसास की तरफ देखकर सीरियस लहजे में कहा, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो कल की वजह से? जज्बात की बात सुनकर एहसास ने अपना सर नीचे झुकते हुए कहा, हम क्यों आपसे गुस्सा रहेंगे, गुस्सा तो आप हमसे हो ना, क्योंकि हमने। कहते हुए एहसास चुप हो गई और अपने निचले होंठ को कटने लगी। एहसास की बात सुनकर जज्बात ने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, आई नो एहसास की, कल मैं तुम पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया था, पर मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें छूने का, तुम्हें देखने का, तुम्हारे करीब आने का सिर्फ मेरा हक है। इसलिए किसी और की बाहों में तुम्हें देखकर मैं इस तरह से बौखला गया कि मुझे सही और गलत के बीच का फर्क ही समझ नहीं आया। मैं जानता हूं कि मेरी एहसास बिल्कुल भी वैसी लड़की नहीं है जो कि अपने पति को धोखा देकर किसी और के साथ अफेयर करे। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, पर तुम इतनी इनोसेंट और इतनी प्यारी हो कि कोई चाहकर भी तुमसे प्यार करने से खुद को रोक ना पाए। जज्बात की बात सुनकर एहसास की आंखें और भी बड़ी बड़ी हो गई और वह टुकुर टुकुर से देखने लगी। एहसास को देखकर जज्बात ने आगे बढ़कर उसकी आंखों पर किस करते होगा कहा, ना बीवी, ऐसे मत देखो, कुछ कुछ होता है। जज्बात के इस तरह से किस करने की वजह से एहसास की आंखें सुकून से बंद हो गई। कल से एहसास का बेचैन दिल जज्बात के गुस्से की वजह से एक पल के लिए भी शांत नहीं हो पा रहा था। अब जाकर उसके बेचैन दिल को सुकून मिला था, जैसे महसूस करके उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी। जज्बात ने एहसास को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर ड्रेसिंग टेबल के पास आ गया। एहसास में कंफ्यूजन से पूछा, आप क्या कर रहे हो? जज्बात ने एहसास की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अपनी क्यूट सी वाइफ को प्यार कर रहा हूं, क्या कुछ प्रॉब्लम है? कहते हुए जज्बात ने उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठा दिया और खुद हेयर ड्रायर से उसके गले लंबे बालों को सूखने लगा। जज्बात का इस तरह से केयरिंग नेचर देखकर एहसास के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। जज्बात उसके बालों को बहुत ही सीरियस तरीके से समझा रहा था। कुछ ही देर में उसने एहसास के बालों को अच्छे से कॉम्ब कर दिया था। अब एहसास बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। जज्बात ने उसे देखकर कुछ सोचते हुए कहा, बीवी, कुछ तो कम है। कहते हुए जज्बात ध्यान से एहसास की तरफ देखने लगा। तभी एहसास नहीं आंखों के इशारे से सिंदूर की तरफ इशारा किया। एहसास का इशारा देखकर जज्बात ने प्यार से कहा, मैं आए। जज्बात का सवाल सुनकर एहसास ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। जज्बात के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने सिंदूर को अपनी 2 उंगलियों में लिया और एहसास की मांग की तरफ ले गया। जज्बात को अपनी मांग भरते हुए देखकर एहसास की आंखों में आंसू आ गए। लास्ट टाइम जब उनकी शादी हुई थी, जज्बात ने सिंदूर को हवा में उछलते हुए कहा था कि कभी भी मेरे हाथों से तुम्हारी मांग नहीं भरी जाएगी। एहसास की बंद आंखों को देखकर जज्बात समझ गया कि एहसास इस वक्त इमोशनल फील कर रही है, पर इस वक्त वह एहसास को रुलाना नहीं चाहता था। जज्बात ने एहसास की मांग भर दी। थोड़ा सा सिंदूर एहसास के नाक पर भी गिर गया। ये देखकर जज्बात ने प्यार से कहा, बीवी, रोना बंद करो और खुद को एक नजर आईने में देखो। जज्बात की आवाज सुनकर एहसास में धीरे से अपनी आंखें खोलकर खुद को मिरर में देखा। इस वक्त अपनी मांग में जज्बात के नाम का सिंदूर देखकर एहसास को हद से ज्यादा खुशी हो रही थी। उसने अपने नाक पर गिरे सिंदूर की तरफ देखा और उसे साफ करने को हुई कि तभी जज्बात ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम जानती हो नाक पर सिंदूर गिरने का मतलब? जज्बात के सवाल को सुनकर एहसास अपने निचले होंठ को कटने लगी, क्योंकि उसे सच में नहीं पता था कि इसका क्या मतलब होता है। वही एहसास के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर जज्बात को हंसी आ गई। उसने खुद से कहा, ओ माय गॉड, मुझे तुम्हें सब कुछ बताना होगा बीवी। कहते हुए उसने अपनी नाक एहसास की नाक से टच की और मुस्कुराते हुए कहा, चलो पहले हम ब्रेकफास्ट करने के लिए चलते हैं।
जज्बात की बात सुनकर एहसास ने अपना सर हिलाया। जज्बात ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराता हुआ उसे लेकर तुमसे बाहर आ गया। एहसास भी उसके साथ रूम से बाहर आ गई। वह बार बार अपने हाथ को देख रही थी जिसे जज्बात ने इतनी मजबूती से पकड़ा था कि शायद उसका उसे छोड़ने का इरादा ही ना हो। वहीं नीचे लिविंग रूम में आरजू परेशान जी से बैठी हुई थी। उसने अरमान अंश दक्ष को बता दिया था कि कल क्या हुआ था। सभी लोग ये सोचकर परेशान थे कि एहसास इस वक्त किस कंडीशन में होगी। वह जानते थे कि जज्बात का गुस्सा कितना ज्यादा भयानक होता है और एहसास कितनी नाजुक फूल जैसी बच्ची है। वह चारों अभी परेशान थे, तभी उन्हें सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। सब ने एक साथ पलटकर देखा तो सीढ़ियों से एहसास और जज्बात मुस्कुराते हुए नीचे आ रहे थे। उन दोनों को इस तरह से मुस्कुराकर नीचे आते हुए देखकर चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन चारों के चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। आरजू जो कि सबसे ज्यादा हैरान थी, उसने अपने पास में बैठे दक्ष की तरफ देखा। कहा, दक्ष, क्या मैं जो कुछ भी देख रही हूँ वह सच है या फिर मैं अंधी हो गई हूँ? आरजू की बात सुनकर दक्ष ने उसके सर पर मरते हुए कहा, स्टूपिड, तुम जो कुछ भी देख रही हो वह सच है, क्योंकि मैं भी वही देख रहा हूँ। इसलिए आप अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा प्रेशर मत डालो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि यह बच्चा हुआ दिमाग भी तुमसे मुंह मोड़ ले। दक्ष की बात सुनकर आरजू ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, बकवास बंद करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस ये देखकर खुशी हो रही है कि जज्बात भाई बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं और ना कल उनका गुस्सा देखने के बाद मुझे मेरी एहसास के लिए डर लग रहा था। कल एहसास कितना ज्यादा डर रही थी, फिर भी जज्बात भाई उसे पर ध्यान नहीं दे रहे थे। आरजू और साक्षी अखिल को एहसास के पास देखकर गुस्सा थी, पर वह जानती थी कि एहसास जानबूझकर ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि पिछले 2 सालों में उन्होंने एहसास को अच्छे से जान लिया था। 2 साल से अखिल को पसंद करने के बावजूद एहसास ने खुद से आगे बढ़कर उससे बात करने की हिम्मत नहीं की थी, तो फिर जानबूझकर उसकी बाहों में गिरना तो नामुमकिन ही था। घर आने के बाद उन दोनों ने कॉलेज के बाहर की सीसीटीवी फुटेज अपने बॉडीगार्ड से कहकर निकलवाई थी और बाद में जब दोनों ने देखा था उन्हें पता चला कि एहसास या फिर अखिल दोनों की कोई गलती नहीं थी। अखिल ने एहसास को बचाने के लिए अपनी बाहों में लिया था और एहसास बेचारी घबराहट की वजह से कुछ कर ही नहीं पाए। सब कुछ देखने के बाद उन दोनों को एहसास के लिए बुरा लग रहा था। अब तक एहसास और जज्बात नीचे आ गए थे। उन दोनों के नीचे आते ही आरजू जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और दौड़ते हुए सीधा एहसास के पास आकर रुक गई। एहसास और जज्बात उसे ही देखने लगे। अगले ही पल आरजू ने एहसास को मजबूती से गले से लगाते हुए कहा, तो ठीक है ना? एहसास कहते हुए उसकी आवाज में फिक्र ना झलक रही थी। आरजू के अचानक से गले लगाने की वजह से पहले तो एहसास हैरान हो गई, पर उसका सवाल सुनकर एहसास ने छोटी सी स्माइल के साथ अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, हम बिल्कुल ठीक है। एहसास की आवाज सुनकर अर्जुन ने उसे छू और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, मेरी जान, आई एम सॉरी, कल मैं भी तुझे समझने की जगह तुझ पर गुस्सा कर रही थी। अपनी इस बुद्धू दोस्त को माफ कर दे। कहते हुए अर्जुन ने अपने दोनों कान पकड़ लिए। वही जज्बात घूर घूर कर एहसास के गाल की तरफ देखने लगा जहां पर अर्जुन फिल्म के निशान लगे हुए थे। उसने खुद से कहा, जज्बात, कंट्रोल योरसेल्फ, तुम इस तरह से अपनी सिस्टर से कैसे चल सकते हो जबकि वह एक लड़की है? तुम्हें खुद को समझना होगा, तुम हर बार एहसास को चोट नहीं पहुंचा सकते। जज्बात खुद को समझा रहा था, पर उसका दिल और दिमाग दोनों ही यह बात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था कि उसके अलावा कोई और उसकी एहसास को किस करे या फिर टच करे। अगले ही पल जज्बात ने एहसास को अपने और करीब खींचकर उसके इस गाल पर किस करते हुए कहा, फिलहाल मेरी बीवी को भूख लगी है, इसलिए उसे इरिटेट मत करो, तुम्हें जो भी बात करनी हो बाद में कर लेना। जज्बात के इस तरह से अचानक एहसास को किस करने की वजह से एहसास के गाल फिर से लाल हो गए। वहीं आरजू ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई थोड़ी तो शर्म कर लो, आपकी कुंवारी बहन आपके सामने खड़े हैं और आप अपनी बीवी के साथ इस तरह से रोमांस कर रहे हो। कुछ रोमांस अपने रूम के लिए भी बचा कर रख लो, हमारे सामने करने की जरूरत नहीं है। आरजू की बात सुनकर जज्बात ने उसे घूरते हुए कहा, बेफिजूल की बातें करना मुझे पसंद नहीं है, और रही बात अपनी वाइफ के साथ रोमांस करने की, तो वाइफ भी मेरी है, घर भी मेरा है, मर्जी भी मेरी है, इसलिए चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करो। कहते हुए जज्बात एहसास को लेकर डाइनिंग एरिया की तरफ चला गया। बाकी सब भी जल्दी ही डाइनिंग एरिया पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए। आज डाइनिंग टेबल पर प्रतिभा और चैतन्य नहीं थे, पर किसी को उन दोनों के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आरजू, दक्ष, अरमान, अंश तीनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारे करते हुए जज्बात और एहसास की तरफ देख रहे थे। जज्बात अपने हाथों से एहसास को ब्रेकफास्ट कर रहा था। एहसास उसे मना कर रही थी, पर जज्बात उसे डांटकर अपने हाथों से खाना खिला रहा था। उन दोनों को इस तरह से एक दूसरे के साथ प्यार से देखकर जज्बात के भाई बहन काफी खुश नजर आ रहे थे। अर्ज ने खुद से कहा, लगता है मेरे भाई के दिमाग का जो स्क्रू ढीला हो गया था उसे किसी ने ठीक कर दिया, तभी तो मेरा शैतान भाई इस तरह से रोमांटिक बन गया। बस अब यह इसी तरह से मेरी प्यारी सी एहसास को खुश रखे। उसने अपनी लाइफ में काफी कुछ झेला है, पर आप उसकी जिंदगी में खुशी आए है, भगवान की उसकी जिंदगी में इन खुशियों को हमेशा बनाए रखना। कहते हुए आरजू अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। ब्रेकफास्ट होने के बाद अरमान ने जज्बात की तरफ देखते हुए कहा, भाई आज तो संडे है और हम चारों मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, क्या आप और भाभी हमारे साथ आओगे?
अरमान का सवाल सुनकर जज्बात ने एहसास की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, आज मैं अपनी वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूं, इसलिए तुम चारों चले जाओ। जज्बात की बात सुनकर दक्ष ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, ओहो, तो आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो भाई। दक्ष की शरारती मुस्कुराहट देखकर जज्बात ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर तुम भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो मैं तुम्हें साउथ अफ्रीका के जंगलों में भेज सकता हूं, तुम वहां पर अकेले क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बिना किसी डिस्टर्बेंस के। जज्बात की बात सुनकर दक्ष के चेहरे पर 12 बजे बज गए। अगले ही पल उसने घबराते होता, नहीं नहीं भाई, मुझे बिल्कुल क्वालिटी टाइम स्पेंड करना नहीं पसंद, मुझे तो डिस्टर्बेंस पसंद है, इसलिए मुझे साउथ अफ्रीका नहीं जाना, कहते हुए वह सीधा लिविंग रूम में भाग गया। उसे देखकर आरजू, दक्ष और अंश हंसते हुए उसके पीछे पीछे चले गए। अब घर में सिर्फ जज्बात और एहसास थे। एहसास चुपचाप बैठी हुई थी और जज्बात ने प्यार से देख रहा था। जज्बात ने एहसास का चेहरा ऊपर करते हैं कहा, बीवी, आज मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूं, बताओ तुम्हें कहीं घूमने जाना है क्या। जज्बात की बात सुनकर एहसास नहीं कुछ सोचते हुए कहा, हमें हमारे पुराने वाले अनाथ आश्रम जाना है, हम 1 महीने से बच्चों से मिलने के लिए नहीं गए हैं, क्या आप हमें वहां पर लेकर चलोगे। एहसास की बात सुनकर जज्बात में कुछ देर तक एहसास की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह पूछने की बात है, चलो, कहते हुए उसने एहसास का हाथ अपने हाथ में लिया। दोनों ने इस वक्त ठीक ठाक था कपड़े पहने हुए थे। बाहर आकर जैसे ही वह दोनों गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। तभी जज्बात ने एहसास की तरफ देखते हैं कहा, क्यों ना हम बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर चले, इसलिए पहले हम शॉपिंग के लिए मॉल चलते हैं। जज्बात की बात सुनकर एहसास नहीं उसकी तरफ देखा और कुछ कहने की कोशिश की, पर उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। एहसास को कुछ बोलने की कोशिश करते हुए देखकर जज्बात ने उसे अपने पास खींचते हुए प्यार से कहा, क्या हुआ, कुछ कहना है तुम्हें। जज्बात की बात पर एहसास नहीं कुछ कहा, जिसे सुनकर जज्बात को हंसी आ गई। चैप्टर 33 माया ने किया एहसास पर अटैक। एहसास की बात सुनकर जज्बात जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरी गाड़ी में गूंज रही थी। वही जज्बात को इस तरह से हंसते हुए देखकर एहसास का चेहरा लटक गया। उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। जज्बात में जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल की और एहसास की तरफ देखा। एहसास का उदास चेहरा देखकर जज्बात ने प्यार से उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, एहसास। जज्बात के मुंह से अपना नाम सुनकर एहसास ने अपना चेहरा ऊपर उठकर उदासी भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। एहसास के चेहरे पर उदासी देखकर जज्बात ने प्यार से उसके गालों को अपने हाथ से सहलाते हुए कहा, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। असल में एहसास ने जज्बात से बहुत ही मासूमियत से कहा था कि उसके पास कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। एहसास की यही बात सुनकर जज्बात को हंसी आ गई थी। जज्बात की बात सुनकर एहसास ने उदासी भरी आवाज में कहा, हम सच कह रहे हैं, हमारे पास सच में पैसे नहीं है। जब से आपने हमसे शादी की है हमने हमारी पार्ट टाइम जॉब भी छोड़ दिए है, इसलिए अब हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, हम गिफ्ट कैसे खरीदेंगे। कहते हुए उसकी आवाज और भी ज्यादा उदासी भरी हो गई। एहसास के सवाल पर जज्बात ने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर मुस्कुराते हुए कहा, एहसास, मेरी बात ध्यान से सुनो, अब तुम कोई नॉर्मल लड़की नहीं हो जिसका कोई परिवार नहीं था, जिसे अपने खर्च उठाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करने की जरूरत थी। अब तुम जज्बात मल्होत्रा की बीवी हो, तुम्हारा नाम जज्बात मल्होत्रा के नाम के साथ जुड़ चुका है। जज्बात की बात सुनकर एहसास टुकुर टुकुर से देखने लगी। जज्बात में प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, मेरे पास जो कुछ भी है वह सब कुछ तुम्हारा है। एहसास, आखिर में जो कुछ भी कमा रहा हूँ, जितनी भी मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए और हमारे फ्यूचर बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूँ ना, फिर तुम्हें पैसों के फिक्र करने की क्या जरूरत है। जज्बात के मुंह से बच्चों की बात सुनकर एहसास के गाल गुलाबी हो गए। जज्बात ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, और बुद्धू लड़की, अगली बार से कभी मत कहना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इनफैक्ट तुम्हें मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। कहते हुए जज्बात ने अपना वॉलेट निकालकर उसमें से एक ब्लैक कार्ड एहसास के हाथ में रखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपसे ये तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हें जो कुछ भी खरीदना हो तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। एहसास उसे ब्लैक कार्ड को देखकर हैरान हो गई। उसकी आंखों में हैरानी देखकर जज्बात ने कहा, क्या हुआ। एहसास ने धीरे से कहा, हम यह नहीं ले सकते, ये तो आपका है ना। एहसास की बात सुनकर जज्बात ने थोड़े गुस्से से कहा, एहसास, मैंने अभी अभी तुम्हें समझाया ना, जो कुछ भी मेरा है वह सब कुछ तुम्हारा है, इसलिए तुम्हें मेरा या तुम्हारा करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी ना तुम्हारा है ना ही मेरा, सब कुछ हमारा है, क्योंकि मैं और तुम हम हैं। जज्बात की बात सुनकर एहसास के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, पर फिर भी उसने थोड़ी परेशानी भरी आवाज में कहा, पर यह आपका है, हम इसे कैसे ले सकते हैं। एहसास की बात सुनकर जज्बात ने कुछ देर तक उसे घूरा और फिर कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, कोई बात नहीं, मैं अभी अपने असिस्टेंट अर्जुन से कहकर तुम्हारे लिए तुम्हारे नाम का कार्ड बनाने के लिए कहता हूँ, पर तब तक तुम इसे इस्तेमाल करो, कल तक तुम्हारा कार्ड बनाकर रेडी हो जाएगा, उसके बाद तुम उसे ही यूज करना। जज्बात की बात सुनकर एहसास को समझ नहीं आ रहा था कि आप वह क्या कहें, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। अब तक उनकी गाड़ी एक बड़े से शॉपिंग मॉल के सामने आकर रुक चुकी थी। यह मुंबई का सबसे बड़ा और लग्जरियस शॉपिंग मॉल था। इसका ओनर भी जज्बात ही था। जज्बात ने यह माल 6 महीने पहले अपनी दादी वसुंधरा जी के बर्थडे के दिन उन्हें गिफ्ट दिया था।
गाड़ी रुकते ही जज्बात ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। दूसरी तरफ आकर उसने खुद एहसास के लिए दरवाजा खोल। एहसास ने भी उसका हाथ थामा और नीचे उतर आए। जज्बात में जैसे ही उसे मॉल को देखा, उसकी आंखों के सामने उसकी दादी का चेहरा नजर आने लगा। उसकी आंखों में हल्की नमी नजर आने लगी। उसने खुद से कहा, आई नो दादी कि आप जहां कहीं भी होगी मुझे इस तरह से देखकर जरूर खुश होगी, क्योंकि आप आपका पोता सही और गलत की पहचान करना सीख चुका है। जज्बात में मन ही मन सोच और एहसास का हाथ पकड़कर मॉल के अंदर आ गया। जैसे ही जज्बात एहसास के साथ अंदर आया, मैनेजर उसे देखकर दौड़ता हुआ उसके पास आ गया। मॉल में काफी ज्यादा भीड़ थी, इस वजह से जज्बात ने पहले ही मैनेजर को इन्फॉर्म कर दिया था कि वह अपनी वाइफ के साथ मॉल आ रहा है। मैनेजर को देखते ही जज्बात ने कहा, ये तुम्हारी लेडी बॉस है, इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन्हें लेकर किसी को मॉल के सबसे महंगे सेक्शन लेकर जाने के लिए कहो, इन्हें कुछ गिफ्ट खरीदने हैं। तब तक तुम मेरे साथ चलो, मुझे मॉल की प्रोग्रेस के बारे में तुमसे सारी रिपोर्ट चाहिए। जज्बात की बात सुनकर मैनेजर ने घबराते हुए अपना सर हिलाया और जल्दी से एक लेडी स्टाफ को बुलाकर एहसास को मॉल के थर्ड फ्लोर पर लेकर जाने के लिए कहा, जहां पर वीआईपी सेक्शन था। एहसास ने एक नज़र जज्बात की तरफ देखा। जज्बात ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ उसे आंखों के इशारे से जाने के लिए कहा। एहसास ने भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और फिर फीमेल स्टाफ के साथ लिफ्ट से थर्ड फ्लोर की तरफ अपने कदम बढ़ने लगी। वही जज्बात मैनेजर के साथ मीटिंग रूम में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने के लिए चला गया। एहसास के लिफ्ट में आते ही उसे फीमेल स्टाफ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन है? फीमेल स्टाफ को कुछ नहीं पता था, क्योंकि जज्बात एहसास की आइडेंटिटी अभी सबके सामने रिवील नहीं करना चाहता था। ये बात एहसास को भी पता थी, इसलिए उसने कुछ देर तक सोच और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम एहसास है और मैं एक नॉर्मल सी स्टूडेंट हूँ। इतना कहकर एहसास चुप हो गई। वहीं फीमेल स्टाफ जो कि यह जानने के लिए क्यूरोस थी कि आखिर एहसास कौन है जिसे ले जाने के लिए स्पेशली मैनेजर ने उसे कहा है। एहसास का जवाब सुनकर उसका चेहरा लटक गया। उसने खुद से कहा, पता नहीं किस चीज का इतना घमंड है, अगर मुझे बता देती कि कौन है तो मैं थोड़ी इसके पैसे चुरा लेती। एहसास के जवाब को सुनकर और फीमेल स्टाफ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, पर वह एहसास के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती थी। अब तक उनकी लिफ्ट भी थर्ड फ्लोर पर आकर रुक चुकी थी। थर्ड फ्लोर पर लिफ्ट के रुकते ही वह फीमेल स्टाफ जल्दी से बाहर आ गई। उसने एक नकली मुस्कुराहट के साथ एहसास को भी बाहर आने के लिए कहा। एहसास भी चुपचाप उसके साथ बाहर आ गई। एहसास जो कि मॉल में आने से लेकर अब तक उसकी खूबसूरती निहार रही थी, थर्ड फ्लोर को देखते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर के मुकाबले थर्ड फ्लोर हद से ज्यादा लग्जरियस था। एहसास इस वक्त किसी छोटे से बच्चे की तरह पूरे थर्ड फ्लोर को ऐसे देखने की जैसे इससे खूबसूरत जगह उसने आज से पहले कभी देखी ही ना हो। एहसास को इस तरह से वहां पर यहाँ वहां देखते हुए देखकर फीमेल स्टाफ ने खुद से कहा, इसकी हरकतें देखा करिए, कहीं से भी ऊंचे घर से बिलोंग करने वाली नहीं लगती, जरूर किसी की रात के रंगीन करके यहाँ पर आई होगी। ये सब मन ही मन सोचकर उस फीमेल स्टाफ को एहसास निहायती घटिया लड़की लगी, पर उसने कुछ नहीं कहा और नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, मैडम आपको जो कुछ भी लेना है आप यहां से ले सकती हैं। फीमेल स्टाफ की बात सुनकर एहसास ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जा सकती हैं, मैं अपनी शॉपिंग कर लूंगी। कहते हुए वह एक प्यारी सी स्माइल के साथ फीमेल स्टाफ की तरफ देखने लगी। एहसास की बात सुनकर फीमेल स्टाफ ने रिस्पेक्ट के साथ अपना सर झुकाया और चुपचाप वहां से चली गई। एहसास ने यहाँ वहां देखा, उसे वहां पर काफी कम लोग नजर आए, क्योंकि इस फ्लो का सामान अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। एहसास ने एक नज़र अपने हाथ में पकड़े हुए उसे ब्लैक कलर के कार्ड की तरफ देखा। भले ही वह जानती थी इसमें उसकी उम्मीद से ज्यादा पैसे होंगे, पर फिर भी जज्बात के पैसे खर्च करने में उसे काफी अजीब लग रहा था। एहसास अभी यह सब सो ही रही थी कि तभी उसके कानों में किसी की चुभने वाली आवाज पड़ी। आजकल भिखारी को भी यहाँ पर एंट्री मिल जाती है क्या? इस आवाज को सुनते ही एहसास ने अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखों में घबराहट और डर नजर आने लगा। उसके सामने माया खड़ी थी और माया के साथ ही और 3 लड़कियां थी, जो कि दिखने में बेहद स्टाइलिश और अमीर लग रही थी। एहसास ने इस वक्त बेहद सिंपल कपड़े पहने हुए थे, पर फिर भी वह काफी खूबसूरत लग रही थी। वह चारों एहसास को ऐसे घूर रही थी जैसे वह कोई जोकर हो। एहसास के चेहरे पर घबराहट देखकर माया ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसके पास आते हुए कहा, घबरा क्यों रही हो? मैं कौन सा तुम्हारा खून करने वाली हूँ? वैसे भी अब तो तुम्हारा पति भी तुमसे अच्छे से बिहेव करने लगा है। आखिर अपने हुस्न का जादू जो जलाया है तुमने, पता नहीं कितने मर्दों को इसी तरह से बिस्तर पर जाकर अपने झांसे में फंसाती हो। माया की बात सुनकर एहसास ने उसकी तरफ देखकर थोड़े गुस्से से कहा, आप हमारे साथ ऐसी बात कैसे कर सकती हो? हमें आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ शॉपिंग करने के लिए आए हैं, इसलिए प्लीज हमारा रास्ता छोड़िए। कहते हुए एहसास वहां से जाने को हुई कि पीछे से माया ने उसके बालों को पकड़कर उसे सीधा जमीन पर पटक दिया। वैसे तो एहसास की भी हाइट छोटी नहीं थी, पर एहसास काफी ज्यादा दुबली पतली थी। वही एहसास के मुकाबले माया काफी ज्यादा ऊंची भी थी और उसकी बॉडी भी एहसास के मुकाबले काफी अच्छी थी। जमीन पर गिरते ही एहसास के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई।
वही माया जो कि एहसास को देखते ही गुस्से में आ गई थी, क्योंकि उसे जज्बात का कुछ दिन पर पुराना खुद के साथ किया गया बिहेवियर याद आ गया था। एहसास को अकेला देखकर उसे एहसास को सबक सिखाने का मौका मिल गया था और माया यह मौका हरगिज अपने हाथों से नहीं जान देने वाली थी। माया के इस तरह से जमीन पर गिरने की वजह से एहसास को भी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से कहा, हम आपसे तमीज से बात कर रहे हैं पर आप है कि बदतमीजी कर रही है। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों हमें सुकून से नहीं रहने देती? हर बार हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम बनकर आ जाती है। कहते हुए एहसास उठकर खड़ी हो गई। एहसास की बात सुनकर माया के बगल में खड़ी उसकी फ्रेंड जिसका नाम शकीरा था, उसने एहसास को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, माया कौन है यह मिडिल क्लास गवार जो तुम्हारे साथ इस तरह से बात करने की हिम्मत कर रही है? क्या यह नहीं जानती कि तुम जज्बात मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड हो? अपनी फ्रेंड शकीरा की बात सुनते ही माया ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, जज्बात ने एक गवार लड़की से शादी की है ताकि वह उसे टॉर्चर कर सके। यह वही है जज्बात, ना ही इसे अपनी बीवी मानता है ना ही इंसान, फिर भी यह उसके नाम पर ऐसे उछल रही है जैसे जज्बात इससे बहुत प्यार करता है। माया की बात सुनकर शकीरा और उसकी दोनों दोस्त सायशा और कृपा हंसने लगी। वहीं उन चारों को खुद पर हंसते हुए देखकर एहसास नहीं गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रही है आप? हमारे जज्बात सिर्फ हमारे हैं, उन्होंने आपसे साफ साफ कहा है ना कि उन्हें आपसे अब कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप हमारे पति के पीछे पड़ रही है। आपको शर्म नहीं आती किसी और के हस्बैंड पर नजर डालते हुए? एहसास ने आज पहली बार अपनी पत्नी होने का हक जज्बात पर जताते हुए माया को जवाब दिया था। भले ही उसे माया से डर लगता था पर आप जब जज्बात उसके साथ था वह माया से डर कर रहने वाली नहीं थी। वही माया जिसे अब तक अपनी फ्रेंड्स या किसी को भी नहीं बताया था कि जज्बात ने उसके साथ अपने रिश्ते खत्म कर लिए हैं। एहसास की बातें सुनते ही उसने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो, जज्बात हमेशा से मुझसे प्यार करता था और हमेशा मुझसे ही प्यार करेगा। तुम दो कौड़ी की लड़की मेरे और मेरे जज्बात के बीच में आकर हम दोनों को अलग नहीं कर सकती हो। एहसास जो कि नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी माया के मुंह से मेरा जज्बात सुनकर उसने गुस्से से कहा, वह आपके नहीं वह हमारे हैं, समझ आया आपको? इसलिए अगली बार से अपने मुंह से उन्हें अपना कहने के बारे में सोचना भी मत, वरना हम आपका मुंह तोड़ देंगे। एहसास को खुद के साथ बदतमीजी से बात करते हुए देखकर माया ने गुस्से से कहा, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कहते हुए उसने पलटकर अपनी तीनों दोस्तों की तरफ देखा। माया का इशारा देखकर अगले ही पल शकीरा सायशा ने एहसास को दोनों हाथों से पकड़ लिया। एहसास नहीं ये देखकर घबराते हुए कहा, आप क्या करने की कोशिश कर रही है? कहते हैं वह उन दोनों को धक्का देने की कोशिश करने लगी पर शकीरा और सायशा की पकड़ एहसास पर काफी मजबूत थी। एहसास की बात सुनकर माया ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपनी छोटी सी बैग से एक चीज निकलती है, कहा, तेरे छोटे से खूबसूरत से चेहरे को बस बिगाड़ दूंगी ताकि मेरा जज्बात तुझे पलट कर भी ना देखे। कहते हुए उसने अपनी बैग से एक शार्प ब्लड निकल और धीरे धीरे एहसास की तरफ अपने कदम बढ़ने लगी। चैप्टर 34 जज्बात का शैतानी रूप और एहसास का दर्द। एहसास इस वक्त हद से ज्यादा घबराई हुई थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी नजर बस माया के हाथ में पड़े हुए शार्प ब्लड पर थी। माया शैतानी मुस्कुराहट के साथ एहसास की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी, वही सायशा और शकीरा ने मजबूती से एहसास को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। कृपा हंसते हुए उन दोनों को देख रही थी। माया ने एहसास की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं, आज मैं तुझे इस कदर खूबसूरत बना दूंगी कि सारे लड़के जो तेरे आगे पीछे घूमते हैं कि देखने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, तुझे खुद से नफरत हो जाएगी। बहुत गुरूर है ना तुझे अपने खूबसूरत चेहरे पर? अपने इस मासूम से चेहरे को दिखाकर ही तूने मेरे जज्बात को खुद के पीछे लगा लिया है ना, अब मैं तेरा चेहरा और भी खूबसूरत कर दूंगी। कहते हुए माया एहसास के बेहद करीब आ चुकी थी। माया की बात सुनकर एहसास हद से ज्यादा घबरा चुकी थी। उसने रोते हुए कहा, प्लीज हमने कुछ नहीं किया, प्लीज हमारे साथ कुछ मत करो, हमारे जज्बात तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए प्लीज हमें छोड़ दो, हम उसे कहेंगे कि वह तुम्हें कुछ ना करे, तुम यहाँ से चली जाओ। एहसास की बात सुनकर माया के चेहरे पर और भी ज्यादा गुस्सा नजर आने लगा। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हारा जज्बात? वह कभी तुम्हारा नहीं था, वह सिर्फ मेरा था। कहते हुए माया ने एक जोरदार थप्पड़ एहसास के गाल पर लगा दिया। एहसास जो कि पहले से ही हद से ज्यादा घबराहट चुकी थी, माया का थप्पड़ लगते ही उसका गाल दूसरी तरफ झुक गया। वहीं सायशा और शकीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, माया किस बात का इंतजार कर रही हो? इस लड़की को अच्छे से सबक सिखाओ ताकि यह किसी को मुंह दिखाने के लायक ना बचे। सायशा और शकीरा की बात सुनकर माया ने अपने हाथ में पकड़े हुए शार्प ब्लड की तरफ देखकर मुस्कुराते, तुम दोनों टेंशन मत लो, आज के बाद या किसी को चेहरा दिखाने लायक तो छोड़ो, किसी के सामने जाने के लायक भी नहीं बचेगी और जज्बात इसे खुद धक्के मारकर मल्होत्रा मेंशन से बाहर निकलेगा। माया की बात सुनकर एहसास की सांसें तेज हो गई, उसकी आंखों से पानी की तरह आंसू बहने लगे। उसके गोरे गोरे नाजुक से गाल पर माया की उंगलियों के निशान छाप चुके थे और उसके होठों के किनारे पर खून भी लग चुका। माया की दोनों चमचियों ने उसके हाथों को इतनी मजबूती से पड़ा हुआ था कि एहसास को हद से ज्यादा दर्द हो रहा था। एहसास खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, ये देखकर शकीरा ने उसके हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत करते देखा, चुपचाप खड़ी रहे वरना कहीं ऐसा ना हो कि तेरे चेहरे के साथ साथ तेरी यह मखमली सी बॉडी भी हम लोग खराब कर दे। वैसे माया, अगर हम इस लड़की को कोठे पर भेज दे तो काफी अच्छे पैसे मिलेंगे, क्या कहती हो?
माया जो कि अपने हाथ में उसे शार्प ब्लेड को देखकर शैतानी तरीके से मुस्कुरा रही थी, शकीरा की बात सुनकर उसके चेहरे पर और भी ज्यादा शैतानी मुस्कुराहट आ गई, पर उसने अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल करते हुए कहा, शकीरा आइडिया तो सही है पर तब तक जज्बात इसका पता लगा इसलिए इसका चेहरा और खूबसूरत बनाना ही अच्छा ऑप्शन होगा। कहते हुए माया एहसास के चेहरे के बेहद नजदीक आ गई और अपने हाथ में पकड़े हुए शार्प चाकू की तरफ देखने लगी। उसने वह चाकू एहसास के गाल पर घुमाते हुए कहा, थोड़ा सा दर्द होगा पर टेंशन मत लो, उसके बाद जो दर्द तुम्हें अपने दिल में महसूस होगा उसके सामने बॉडी का दर्द तुम्हें बहुत कम लगेगा। ओके। माया की बात सुनकर एहसास जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। एहसास को इस तरह से रोते हुए देखकर माया ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, कितना सुकून मिल रहा है मुझे तुम्हें इस तरह से रोते हुए देखकर। तुम्हें मैंने पहले ही वार्निंग दी थी कि मेरे और मेरे जज्बात के बीच में आने के बारे में सोचना भी मत, पर तुमने तो मेरे जज्बात को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया और मुझसे पूछ रही हो कि मैं क्या किया है। सीरियसली तुमसे ज्यादा घटिया लड़की मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। माया की बात सुनकर एहसास में गुस्से से कहा, पति है वह हमारे, आप होते कौन है हमसे ये कहने वाली कि हम उनसे दूर रहे। आप है वह जो कि हमारे और हमारे पति के बीच में आ रही थी, इसलिए हमें नहीं आपको हमसे और हमारे पति से दूर रहना चाहिए। एहसास ने पूरी हिम्मत जताकर माया से अपनी बात कही। अभी भी घबराहट की वजह से उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। एहसास की बात सुनकर माया की आंखों में नफरत नजर आने लगी। उसने गुस्से से कहा, लगता है तेरी यह जुबान भी काटनी पड़ेगी। कहते हुए माया ने एहसास के गाल की तरफ चाकू बढ़ाना शुरू कर दिया। वही माया के बढ़ते हुए हाथों को देखकर एहसास की सस्ते तेज हो गई। उसने रोते हुए कहा, जज्बात कहाँ हो आप। एहसास नहीं ये बात इतनी धीरे से कही थी कि ना ही माया ना ही सायशा और शकीरा उसकी बात सुन पाए। माया ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, बहुत खूबसूरत है तुम्हारा चेहरा पर अब नहीं रहेगा। कहते हुए उसने एहसास के गाल पर चाकू रखा और अंदर की तरफ धंसाने लगी। चाकू एहसास की स्क्रीन के अंदर जा पता है इससे पहले ही वहां पर एक हद से ज्यादा डरावनी आवाज उन सभी के कानों में सुनाई दी। माया बजाज, लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। इस आवाज को सुनते ही माया जिनके हाथ में चाकू था उसके हाथ थर थर कांपने लगे। माया के साथ साथ शकीरा, सायशा और कृपा जो कि हंस रही थी। इतनी डरावनी आवाज को सुनते ही उन तीनों के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। सब में पलटकर देखा तो लिफ्ट से बाहर इस वक्त जज्बात खड़ा था, जिसकी आंखों में इस वक्त हद से ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। वही जज्बात की आवाज को सुनते ही एहसास, जिसने घबराहट की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। जज्बात को देखते ही उसने अपनी पूरी हिम्मत जताकर चिल्लाते हुए कहा, जज्बात। जज्बात जो कि गुस्से से माया की तरफ ही अपने कदम बढ़ा रहा था, उसने जैसे ही एहसास की आवाज सुनी उसने पलटकर एहसास की तरफ देखा। एहसास की आवाज में दर्द, घबराहट सब कुछ झलक रहा था। अपनी एहसास को इतने दर्द में देखकर जज्बात की आंखों में और भी ज्यादा नफरत और गुस्सा नजर आने लगा। वही माया अपनी जगह पर किसी मूर्ति की तरह खड़ी थी। वह सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। उसके चेहरे पर डर और घबराहट नजर आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात यमराज उसके पास आ रहे हो। जज्बात की डरावनी आंखें देखते ही सायशा और शकीरा की पकड़ एहसास के हाथों पर ढीली हो गई थी। जैसे ही यह एहसास ने महसूस किया, उसने उन दोनों को दूर धक्का दिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ते हुए जज्बात की तरफ भागी। जज्बात का इस वक्त पूरा ध्यान माया पर था और वह उसे शैतानी तरीके से देख रहा था, जैसे आज उसकी जान लेकर ही मानेगा। जज्बात, जिसकी आंखें हद से ज्यादा डरावनी हो गई थी, अचानक से उसका ध्यान अपनी तरफ दौड़कर आ रही एहसास पर गया, जो कि इस वक्त हद से ज्यादा घबराई हुई थी। एहसास को देखते ही जज्बात की आंखों में प्यार और केयर नजर आने लगी। एहसास सीधा आकर जज्बात के गले से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वही एहसास को इस तरह से फूट फूट कर रोते हुए देखकर जज्बात को अपने दिल में दर्द महसूस होने लगा। उसने एहसास को मजबूती से अपनी बाहों में भरकर उसके सर पर किस करते हुए कहा, एहसास रोना बंद करो, मैं आ गया हूं, ना कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता, तुम्हें नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है, रोना बंद करो। जज्बात में प्यार से एहसास के माथे पर किस करते हुए कहा। जज्बात की बात सुनकर भी एहसास का रोना बंद नहीं हुआ, बल्कि वह और भी तेज तेज रोने लगी। इतना तेज रन की वजह से उसकी सांसें भूल रही थी। ये देखकर जज्बात को एहसास के लिए घबराहट हो रही थी कि कहीं एहसास की तबीयत खराब ना हो जाए। उसने प्यार से एहसास को खुद से दूर करके उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, एहसास शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे पास हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना। जज्बात की बात है सुनकर एहसास ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और रोते हुए कहा, वह हमारा चेहरा खराब करना चाहती थी। उसने कहा कि हम खराब हैं, हमने आपको फंसाया है, हम आपके और उसके बीच आए हैं, क्या हमने सच में ऐसा किया है। कहते हुए एहसास और तेज तेज रोने लगी। एहसास की बात सुनकर कि माया ने उसे क्या क्या कहा है, जज्बात को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने प्यार से एहसास को अपनी बाहों में भरकर उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भरकर उसके होठों पर हल्के से किस करते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरी वाइफ हो और तुम किसी के बीच में नहीं आए हो, क्योंकि तुम्हारी जगह कोई और कभी नहीं ले पाया था, ना ही ले पाएगा। तुम्हें किसी घटिया लड़की की बातों में आकर खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। अब तुम चुपचाप यहाँ पर खड़ी रहो, तुम्हें दर्द देने वाले लोगों के साथ क्या करना है यह मैं अच्छे से जानता हूँ।
जज्बात ने इतना कहा ही था कि एक साथ कई कदमों की आवाज उन सभी के कानों में सुनाई दी। लिफ्ट खुलते ही उसमें से एक साथ 10 से भी ज्यादा फीमेल बॉडीगार्ड्स बाहर आए और उनके साथ 10 मेल बॉडीगार्ड्स। वह सभी इतने हटे कट्टे थे कि उन्हें देखकर ही किसी की भी हालत खराब हो जाए। जज्बात ने पलटकर एक फीमेल बॉडीगार्ड की तरफ देखा। वह जल्दी से आगे आ गई। एहसास की तरफ देखते हुए कहा, अपनी मैडम के लिए चेयर लेकर आओ। जज्बात के इतना कहते ही एक फीमेल बॉडीगार्ड जल्दी से एक चेयर एहसास को बैठने के लिए लेकर आ गई। जज्बात ने एहसास को उसे पर बिठाते हुए कहा, यहीं पर बैठो और घबराना नहीं है तुम्हें, क्योंकि आगे लाइफ में ऐसी कई सारी सिचुएशंस आएंगे जिसका सामना तुम्हें और मुझे मिलकर करना पड़ेगा। ओके कहते हुए एक और बार जज्बात ने एहसास के माथे पर किस किया और पलटकर उन चारों को देखने लगा जो कि अपनी जगह पर किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। उनमें से किसी ने भागने की भी हिम्मत नहीं की थी। जज्बात ने सबसे पहले माया के बगल में खड़ी उसकी तीनों दोस्तों की तरफ देखा, जिनमें से एक को वह अच्छे से जानता था, कृपा सिंघल, उसके फादर जो कि इस वक्त दुनिया में नहीं है, उनके मुंह बोली बहन की बेटी। कृपा को देखते ही उसके चेहरे पर और भी ज्यादा गुस्सा नजर आने लगा। जब बात में पलटकर फीमेल बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, इन तीनों को पकड़ लो। उसके इतना कहते ही कृपा ने रोते हुए कहा, जज्बात भाई। कृपा के मुंह से जज्बात भाई सुनकर जज्बात ने चिल्लाते हुए कहा, डोंट यू डेयर, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, मेरी सिर्फ एक बहन है जिसका नाम आरजू मल्होत्रा है। ना ही तुमसे ना ही तुम्हारे परिवार से मेरा कोई रिश्ता है, और आज जो कुछ भी तुमने किया है उसके बाद तुम ये सोचने की हिम्मत भी मत करना कि इस बार मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जज्बात ने ये सब कुछ इतनी डरावनी आवाज में कहा था कि किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। कृपा, शकीरा, सायशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह जानती थी कि जज्बात मल्होत्रा कितना बेरहम है। वही माया तो जज्बात के उसे दिन के बिहेवियर को याद करके हद से ज्यादा घबराई हुई थी। इस बात के ऑर्डर मिलते ही 6 फीमेल बॉडीगार्ड सीधा तीनों लड़कियों के पास आ गई। 2 बॉडीगार्ड ने एक एक लड़की को पकड़ लिया। जज्बात ने उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, इनकी ऐसी हालत कर दो कि यह किसी को मुंह दिखाने के लायक ना बचे। जज्बात का ऑर्डर मिलते ही बची हुई 3 फीमेल बॉडीगार्ड्स तेजी से उनके पास आ गई। शकीरा को इस वक्त 2 फीमेल बॉडीगार्ड ने पकड़ा हुआ था। एक बॉडीगार्ड ने उसके सामने खड़े होकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ शकीरा की तरफ देखा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। शकीरा की तरह सायशा और कृपा को भी थप्पड़ पड़ने लगे। कुछ ही देर में उन तीनों का चेहरा बुरी तरह से सज चुका था। उन्हें 50 से भी ज्यादा थप्पड़ पड़ चुके थे। अब वह दोनों बेहोशी की हालत में आ गई थी। वही एहसास घबराई हुई अपनी जगह पर बैठे बैठे ये सब कुछ देख रही थी। घबराहट की वजह से वह बार बार अपनी आंखें बंद कर रही थी। भले ही इन तीनों ने उसके साथ बुरा किया था, पर एहसास इतनी सॉफ्ट हार्टेड थी कि वह किसी को भी तकलीफें नहीं देख सकती थी। पर उसने जज्बात को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि यह लड़कियां यही डिजर्व करती है। वही माया अपनी दोस्तों की हालत देखकर खुद के लिए हद से ज्यादा घबराई हुई थी। जज्बात भी शैतानी मुस्कुराहट के साथ माया की तरफ ही देख रहा था। उसकी मुस्कुराहट देखकर माया ने डरते हुए कहा, जज्बात मैं तो। उसने इतना कहा ही था कि जज्बात ने उसके बालों को पकड़कर उसका सर सीधा दीवार में इतनी जोर से मारा कि उसके सर से खून की धारा निकलने लगी। जज्बात यहाँ पर ही नहीं रुका, उसने लगातार माया का सर दीवार पर पटकते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुझे मेरी एहसास को दर्द देने का, आज मैं तुझे ऐसा दर्द दूंगा कि तू जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाएगी। आज तक तूने जज्बात मल्होत्रा का प्यार देखा था, अब नफरत देखेगी। कहते हुए जज्बात में माया को सीधा जमीन पर पटक दिया। माया के सर से खून की धारा निकल रही थी। वही एहसास अपने मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए अपने सामने का नजारा देख रही थी, जहां पर उन चारों लड़कियों की हालत देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। चैप्टर 35 अनकॉन्शियस एहसास और हमें मत मारो और एहसास की घबराहट। जज्बात इस वक्त पूरी तरह से शैतान की तरह लग रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वह इस वक्त क्या कर रहा है। उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था कि माया उसकी एहसास उसकी बीवी को तकलीफ पहुंचाने वाली थी। यह सोच सोच करके अगर वह सही टाइम पर यहाँ पर नहीं पहुंचता तो अब तक माया ने एहसास के साथ क्या क्या नहीं किया होता। जज्बात का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ रहा था। वही माया की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी तीनों दोस्तों तो जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी, क्योंकि फीमेल बॉडीगार्ड ने उन्हें इतनी ज्यादा थप्पड़ मारे थे कि वह तीनों बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। एहसास ये सब कुछ देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों से पानी की तरह आंसू बह रहे थे और वह कुर्सी पर बैठे बैठे सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। जज्बात ने जमीन पर पड़ी माया की तरफ देखा और शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों का चेहरा खराब करने का, तो अब तुम्हारा ये शौक मैं बहुत अच्छे से पूरा करके रहूंगा। कहते हुए जज्बात ने जमीन पर पड़े हुए शार्प चाकू की तरफ देखा, जो कि थोड़ी देर पहले तक माया के हाथ में था। एहसास जो कि जज्बात के ऐसे रूप को देखकर हद से ज्यादा डर गई थी। जैसे ही उसने देखा कि जज्बात कहाँ देख रहा है, उसकी सांस गले में अटक गई। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसने अपना हाथ उठाकर जज्बात से कुछ कहने की कोशिश की, पर डर की वजह से अभी भी उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे।
वही जज्बात ने उसे चाकू को अपने हाथ में उठा लिया था और वह शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसे घूर रहा था। जमीन पर गिरी हुई माया के सर से भले ही खून निकल रहा था, पर अभी तक वह बेहोश नहीं हुई थी। जब उसने जज्बात के हाथों में चाकू देखा और उसे देखकर जज्बात को मुस्कुराते हुए देखा, उसे हद से ज्यादा डर लगने लगा। वह समझ गई थी कि जज्बात के दिमाग में क्या चल रहा है। माया जमीन पर गिरे हुए ही अपने हाथों के बल पीछे की तरफ जाने लगी। वही जज्बात ने माया के चेहरे पर डर भरे एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जब दूसरों के साथ तुम ये सब कुछ कर रही थी तब तुम्हें डर नहीं लगा, और अब जब खुद पर बात आई तो तुम्हें डर लग रहा है। माया बजाज। जज्बात की बात सुनकर माया ने कांपती हुई आवाज में रोते हुए कहा, जज्बात तुम जानते हो कि मैं एक्ट्रेस हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। कहते हुए माया ने अपने हाथों को जज्बात के सामने जोड़ लिया। उसके हाथों पर खून लगा हुआ था जो कि उसका ही था और उसके हाथ भी कांप रहे थे। माया की बात सुनकर जज्बात ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम एक एक्ट्रेस हो इसलिए तो मुझे तुम्हारा चेहरा खूबसूरत बनाना है ताकि लोग भी तुम्हारी फिल्में देखकर अफसोस जाता है कि बहुत खूबसूरत थी, पर अब बेचारी के साथ क्या से क्या हो गया। तुम्हें बहुत सिंपैथी मिलेगी, तुम्हें सिंपैथी बटोरना तो पहले से पसंद है ना। कहते हुए जज्बात माया के बेहद नजदीक आ गया। वही जज्बात की बात सुनकर माया हद से ज्यादा डर गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, जज्बात प्लीज, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तुम इस लड़की के लिए मेरे साथ यह सब कुछ क्यों कर रहे हो? तुम इतने कैसे बदल सकते हो? तुम जो मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकते, तुम मुझे इतनी तकलीफ कैसे पहुंचा सकते हो? कहते हुए माया तेज तेज रोने लगी। माया की बात सुनकर जज्बात की आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। उसने गुस्से से माया की बेहद करीब आकर चाकू को उसके गाल पर चलाते हो कहा, पहली बात, मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, बल्कि मैं एक गलतफहमी का शिकार होकर तुम्हारे जैसी एक मतलबी और पैसों की लालची लड़की के साथ टाइम पास कर रहा था। क्या कभी तुम्हें मेरे एक्शन से लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? क्या कभी मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए वह कर सकता हूँ? नहीं ना, तो फिर तुमने इस छोटे से दिमाग में यह बात क्यों बता दी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? जज्बात की बात सुनकर माया है रानी से उसकी तरफ देखने लगी। माया के चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर जज्बात ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस काबिल हो कि जज्बात मल्होत्रा तुम्हारे जैसी एक प्रोस्टिट्यूट से प्यार कर सके? जज्बात के मुंह से खुद के लिए प्रोस्टिट्यूट सुनकर माया हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अगले ही पल उसने गुस्से से कहा, तुम मेरे बारे में ये सब कुछ कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हारा प्यार हूं जज्बात। माया ने इतना कहा ही था कि जज्बात में चाकू को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, ना ही तुम मेरा प्यार हो, ना ही मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, इनफैक्ट तुम मेरी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। और रही बात तुम्हारे साथ यह बर्ताव करने की, तो तुम्हें क्या लगता है मेरी एहसास मेरी बीवी के साथ तुम कुछ भी करोगी और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? मैं तुम्हें लास्ट टाइम भी वार्निंग दी थी कि एहसास से दूर रहो, उसके आसपास भी मैं तुम्हारा साया बर्दाश्त नहीं करूंगा, पर तुम यहाँ पर मेरी एहसास को चोट पहुंचाने की पूरी प्लानिंग करके बैठी थी और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? सीरियसली माया बजाज, तुम इतनी स्टूपिड हो या फिर बस स्टूपिड बनने का दिखावा कर रही हो? जज्बात की बात सुनकर माया ने दर्द भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हो इस वक्त उसकी आवाज में हद से ज्यादा दर्द था, क्योंकि उसे अपने माथे पर भी बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके माथे से अभी भी खून निकल रहा था, पर जज्बात को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और जो चाकू जज्बात ने माया के चेहरे पर लगाया हुआ था उसकी नोक माया की स्क्रीन में धंस रही थी। माया के चेहरे पर दर्द देखकर जज्बात के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट गई। उसके दिमाग में पिछले जन्म की बात याद आ रही थी जब वह इसी तरह से दर्द में था और उसे देखकर माया, चैतन्य और प्रतिभा उसे पर हंस रहे थे। माया को देखकर जज्बात ने मन ही मन कहा, भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है और इस मौके को मैं इस तरह से जाया नहीं होने दूंगा। जितना दर्द मैंने और मेरी एहसास ने बर्दाश्त किया है उसके बदले में तुम्हें उससे 1000 गुना ज्यादा दर्द देकर ही रहूंगा, यह मेरा खुद से प्रॉमिस है। माया बजाज। कहते हुए जज्बात ने पलटकर एहसास की तरफ देखा जो कि कुर्सी पर बैठकर रोते हुए उससे और माया को ही देख रही थी। जज्बात तेजी से अपनी जगह से खड़ा होकर सीधा एहसास के पास आ गया। जज्बात को अपने सामने देखकर एहसास की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी। उसके चेहरे पर दर्द नजर आ रहा था। उसने जज्बात के हाथों में पकड़े चाकू की तरफ देखा जहां पर खून लगा हुआ था, क्योंकि वह चाकू माया की स्किन में हल्का हल्का चुभ हो चुका था। एहसास को इस तरह से घबराते हुए देखकर जज्बात ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ये घबराने का वक्त नहीं है, अभी भी तुम्हें खुद के लिए लड़ना सीखना होगा, तुम इस तरह से हर किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ सकती, तुम जज्बात मल्होत्रा की बीवी हो। कहते हुए जज्बात ने खींचकर एहसास को खड़ा कर दिया। एहसास झट कैसे कुर्सी से खड़ी हो गई। अभी भी उसकी बॉडी कांप रही थी, पर एहसास को जज्बात ने मजबूती से पकड़ा हुआ था। एहसास ने घबराते हुए कहा, आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए हमें। कहते हुए एहसास अपना हाथ जज्बात के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। एहसास को इस तरह से खुद को दूर करते हुए देखकर जज्बात ने थोड़े गुस्से से कहा, एहसास। जज्बात के मुंह से अपना नाम इतने गुस्से में सुनकर एहसास के हाथ जो कि जज्बात के हाथों को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहे थे अपनी जगह पर ही रुक गए। उसने घबराकर अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो जज्बात उसे गुस्से से घूर रहा था।
जज्बात को इतने गुस्से में देखकर एहसास मूर्ति की तरह अपनी जगह पर खड़ी होकर उसे देखने लगी। उसकी आंखों में अभी भी डर और घबराहट नजर आ रही थी। जज्बात एहसास को खींचता हुआ माया के सामने लेकर आ गया। एहसास घबराई हुई नजरों से उसकी तरफ देख रही थी कि आखिर जज्बात करना क्या चाहता है। एहसास के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर जज्बात ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें ये करना ही होगा बीवी। कहते हुए जज्बात ने एहसास को खींचकर अपने साथ नीचे बिठा लिया और अपने हाथ में पकड़े चाकू को एहसास के हाथ में दे दिया। एहसास कांपते हुए हाथों से चाकू को देखती तो कभी जज्बात को उसने रोते हुए कहा, हम यह नहीं कर सकते। एहसास की बात सुनकर जज्बात ने उससे घूरते हुए कहा, एहसास तुम्हें अपने गुनहगारों को सजा देना सीखना होगा। हर वक्त हर पल में तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें खुद स्ट्रांग बनाना होगा। कहते हुए जज्बात ने चाकू को मजबूती से एहसास के हाथ में अपने हाथों से पकड़ा। इस वक्त जज्बात का हाथ एहसास के हाथ के ऊपर था और एहसास के हाथों में चाकू मजबूती से था। एहसास रोते हुए अपना सर नामे हिला रही थी, पर जज्बात एहसास की बात सुनने के मूड में नहीं था। वही माया घबराई हुई नजरों से उन दोनों की तरफ देख रही थी। उसने उठने की कोशिश की, तभी जज्बात ने अपनी दोनों बॉडीगार्ड को इशारा किया। उन्होंने आकर माया के दोनों हाथ पकड़ लिए। माया चाहकर भी उन्हें खुद से दूर नहीं कर पा रही थी और रोते हुए एहसास और जज्बात को खुद से दूर होने के लिए कह रही थी। जज्बात ने एहसास के हाथों को खींचकर वह चाकू माया की गर्दन से लेकर उसकी गालों तक चलना शुरू कर दिया। माया के मुंह से दर्दनाक चीखें निकल रही थी। वही एहसास की आंखों से आंसू, उसकी पूरी बॉडी सूखे पत्ते की तरह काम रही थी, पर जज्बात की आंखों में शैतानियत नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे माया को इतने दर्द में देखकर उसे सुकून मिल रहा हो। उसका ध्यान माया पर ही था, इसलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके सामने बैठी एहसास की आंखें इस वक्त घबराहट की वजह से लाल हो गई है और उसकी सांसें भी तेज हो गई है। एहसास की आंखों के सामने कुछ नज़ारे घूम रहे थे, जहां पर एक छोटी सी बच्ची अंधेरे कमरे में रोते हुए किसी को कह रही थी, प्लीज हमारे पास मत आओ, दर्द होता है, प्लीज वह हमारे पास लेकर मत आओ। कहते हुए वह अंधेरे कमरे में यहाँ वहां भाग रही थी, पर उसकी बात सुनकर भी सामने से दो आदमी उसकी तरफ अपने हाथ में एक चाकू लेकर बढ़ रहे थे। उन्हें देखकर उसे बच्चों की हालत हद से ज्यादा खराब हो रही थी, पर वह लोग उसे पर बिना रहम किया उसकी तरफ आ रहे थे और कुछ ही देर में उसे लड़की की दर्दनाक चीखें उस पूरे अंधेरे रूम में गूंज रही थी। यह सब कुछ याद आते ही एहसास के हाथ पैर पहले से भी ज्यादा जोर से कांपने लगे। जज्बात का ध्यान अभी भी एहसास पर नहीं था। वही माया की चीखें सुनकर एहसास ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं। एहसास इतनी जोर से चिल्लाई थी कि जज्बात ने पलटकर एहसास के चेहरे की तरफ देखा। एहसास का चेहरा देखकर जज्बात की पकड़ एहसास के हाथ में पड़े हुए चाकू पर ढीली हो गई। वही एहसास जिसके पीछे जज्बात बैठा हुआ था उसकी बाहों में बेजान गुड़िया की तरह गिर गई। यह एहसास होते ही कि एहसास बेहोश हो चुकी है। जज्बात में घबराते हुए अपने हाथ में पड़े हुए चाकू को नीचे भेज दिया। माया के चेहरे पर सिर्फ एक निशान बना था, फिर भी वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। जज्बात ने एहसास के गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसा क्या हुआ, आंखें खोलो। पर एहसास अपनी आंखें नहीं खोल रही थी, उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। एहसास की ऐसी हालत देखकर जज्बात हद से ज्यादा घबरा गया। उसने एहसास को अपनी गोद में उठाया और उसे लाकर वहां पर रखे हुए एक सोफे पर लिटाकर उसके हाथों और पैरों को रगड़ने लगा, पर एहसास अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। जज्बात ने चिल्लाते हुए कहा, पानी लेकर आओ। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर एक बॉडीगार्ड दौड़ता हुआ पानी लेने चला गया। कुछ ही देर में जज्बात ने एहसास के चेहरे पर पानी की बूंदें छिड़क दी। एहसास ने धीरे से अपनी आंखें खोली। आंख खोलते ही जैसे ही उसने अपने सामने जज्बात की तरफ देखा, उसकी आंखों के सामने एक आदमी का चेहरा घूमने लगा, जो कि शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ ही अपने हाथ में चाकू लेकर अपने कदम बढ़ा रहा था। ये याद आती है एहसास जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं मेरे पास मत आओ। कहते हुए वह सोफे से उठने की कोशिश करने लगी। वहीं खुद को देखकर एहसास को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर जज्बात ने एहसास के कंधों को पकड़कर उसे शांत करते हुए कहा, एहसास क्या हुआ कि मैं हूं। जज्बात के चिल्लाने का एहसास पर कोई असर नहीं पड़ा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं हमारे पास मत आओ, दर्द होता है, हम मर जाएंगे, प्लीज हमारे पास मत आओ। कहते हुए एहसास जज्बात को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने होश में ही ना हो। वही एहसास की यह हालत देखकर जज्बात को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने एहसास की तरफ देखा, जो कि बार बार अपना चेहरा नामे हिलाते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी और बार बार एक ही बात कह रही थी, प्लीज हमारे पास मत आओ, हमें मत मारो, हमें दर्द होता है। चैप्टर 36 पैनिक अटैक। एहसास की कंडीशन देखकर जज्बात को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने एहसास को बाजू से पकड़कर जोर से हिलाते हुए कहा, एहसास मेरी बात सुनो, क्या हुआ तुम्हें। पर एहसास को तो जैसे जज्बात की कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी। उसने घबराते हुए जज्बात को खुद से दूर करते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझसे दूर रहो मुझसे, प्लीज मुझे मत मारो। कहते हुए एहसास गहरी गहरी सांस ले रही थी। वही एहसास की बात जज्बात को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, पर एहसास की ऐसी कंडीशन देखकर उसे हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसने घबराते हुए कहा, ऐसा क्या हुआ, एहसास क्या हुआ तुम्हें, प्लीज होश में आओ, मैं तुम्हारा जज्बात हूँ, एहसास मेरी बात सुनो। जज्बात ने इतना कहा ही था कि एहसास में उसे दूर धक्का दिया और गहरी गहरी सांसें लेने लगी।
एहसास को इस तरह से गहरी सांसें लेते हुए देखकर जज्बात घबराता हुआ जल्दी से एहसास के पास आ गया। उसने एहसास को कंधों से पकड़कर हिलाते हुए कहा, एहसास क्या हुआ तुम्हें? पर एहसास कोई जवाब नहीं दे रही थी। एहसास को कुछ न बोलते हुए देखकर जज्बात को और भी ज्यादा घबराहट होने लगी। उसने एहसास की तरफ देखा जिसकी आंखें बंद हो चुकी थी। जज्बात ने घबराते हुए उसे जल्दी से अपनी गोद में उठा लिया और तेजी से दौड़ता हुआ लिफ्ट में चला गया। उसके पीछे ही उसके सभी बॉडीगार्ड भी लिफ्ट में घुस गए। कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल। जज्बात इस वक्त सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ा था। जैसे ही वह अस्पताल पहुंचा वह बिना किसी की बात सुने एहसास को लेकर सीधा इमरजेंसी वार्ड के अंदर घुस गया। डॉक्टर ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की और चुपचाप वह भी एहसास का इलाज करने के लिए इमरजेंसी वार्ड के अंदर चले गए। जज्बात लगातार इमरजेंसी वार्ड के बाहर चक्कर लगा रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें नजर आ रही थी। उसने खुद से कहा, एहसास क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही थी जो कि मेरी समझ से बाहर है? जज्बात के कानों में एहसास की बातें अभी भी गूंज रही थी। प्लीज मुझे मत मारो, दर्द होता है। उसने खुद से कहा, कहीं एहसास किया अतीत में ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था जिसकी वजह से एहसास आज भी उन बातों को याद करके इस तरह से घबरा जाती है। जज्बात के दिमाग में अभी यह सब कुछ चल ही रहा था कि तभी उसे वार्ड का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही जज्बात दौड़ता हुआ दरवाजे के पास आया। तभी दो डॉक्टर भी रूम से बाहर आए और उनके पीछे पूरा स्टाफ भी। डॉक्टर ने अपने चेहरे से मास्क निकालकर जज्बात की तरफ देखा। जज्बात ने डॉक्टर की तरफ देखकर घबराते हुए, डॉक्टर मेरी वाइफ कैसी है? उसे क्या हुआ था? जज्बात की बात है सुनकर डॉक्टर ने सीरियस लहजे में कहा, मिस्टर मल्होत्रा मुझे आपके साथ कुछ सीरियस बात करनी है, इसलिए प्लीज आप मेरे केबिन में चलिए। डॉक्टर की बात सुनकर जज्बात और भी ज्यादा घबरा गया, पर उसने अपना सर हिलाया और डॉक्टर के पीछे पीछे उनके वार्ड में चला गया। कुछ देर बाद डॉक्टर का केबिन। दो इस वक्त अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनके सामने परेशान सा जज्बात बैठकर उनके कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। जब काफी देर तक डॉक्टर कुछ नहीं बोले, जज्बात ने गुस्से भरी आवाज में कहा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? डॉक्टर मैं यहाँ पर बेफिजूल में टाइम पास करने के लिए नहीं बैठा हूँ। जज्बात की बात सुनकर डॉक्टर कुछ कहते हैं इससे पहले ही दरवाजे पर नर्स ने खटखटाते हुए कहा, डॉक्टर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नर्स की आवाज सुनकर डॉक्टर ने कहा, हाँ आ जाओ। डॉक्टर के इतना कहते ही नर्स वार्ड के अंदर आ गई। उसके हाथ में कुछ रिपोर्ट थी। उसने वह डॉक्टर की तरफ बढ़ते हुए कहा, ये लीजिए डॉक्टर, पेशेंट की सारी रिपोर्ट्स आ चुकी है। इतना कहकर नर्स वहां से चली गई। वही डॉक्टर ने एक रिपोर्ट खोलकर कुछ देर तक उसे ध्यान से देखा और फिर जज्बात की तरफ देखकर सीरियस लहजे में कहा, मिस्टर मल्होत्रा यह आपकी वाइफ की रिपोर्ट्स है। डॉक्टर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर जज्बात ने घबराते हुए कहा, ओके डॉक्टर मैं समझ गया, बट कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? और एहसास इस तरह से बिहेव क्यों कर रही थी? वह कुछ अजीब सी बातें कह रही थी जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी और फिर वह अचानक से बेहोश हो गई। जज्बात की बात पर डॉक्टर ने कहा, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं मिस्टर मल्होत्रा, बस एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। इतना कहकर डॉक्टर ने फाइल की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा, मिस्टर मल्होत्रा जहां तक हमने आपकी वाइफ की कंडीशन को स्टडी किया है, आपकी वाइफ को पैनिक अटैक आया था और शायद ये फर्स्ट टाइम नहीं है, उन्हें काफी सालों से पैनिक अटैक आते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर जज्बात पूरी तरह से हैरान हो गया। उसने खुद से कहा, एहसास को हमेशा से पैनिक अटैक्स आते हैं? जज्बात को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे तो यही लगता था कि उसके टॉर्चर की वजह से एहसास को पैनिक अटैक आना स्टार्ट हुए थे, क्योंकि लास्ट लाइफ में भी एहसास को काफी बार इसी तरह से अटैक आते थे, पर उसे टाइम पर जज्बात को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जज्बात को हैरान और परेशान देखकर डॉक्टर ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, और आपकी वाइफ की कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इनके बचपन में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था जिसे याद करके आज भी इतना ज्यादा घबरा जाती है कि इनका माइंड काम करना बंद कर देता है और इन्हें बचपन की कुछ बातें याद आ जाती है और यह खुद को संभाल नहीं पाती। इसी वजह से हर बार यह बेहोश हो जाती है। डॉक्टर की बात सुनकर जज्बात ने परेशानी भरी आवाज में कहा, पर डॉक्टर इसका कुछ तो इलाज होगा ना? मैं अपनी वाइफ को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। वह बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ था, पर मैं इस बात का बहुत जल्दी पता लगा कर ही रहूंगा। जज्बात की बात सुनकर डॉक्टर ने उसकी तरफ देखकर सीरियस लेते में कहा, देखिए मिस्टर जज्बात, मैं जानता हूं कि आपको ये बात बुरी लगेगी, पर एक डॉक्टर होने के नाते सच्चाई बताना मेरा काम है, चाहे फिर आप मुझ पर कितना ही गुस्सा क्यों ना करें। इस वक्त जैसी आपकी वाइफ की कंडीशन है, अगर इन्हें ऐसे ही लगातार पैनिक अटैक आते रहे तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इतना तेज शॉक लगने की वजह से उनका माइंड डेड हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर जज्बात को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से रिएक्ट करे। वह ये सोच भी नहीं सकता था कि अगर एहसास उसके जिंदगी में नहीं रही तो वह अपनी जिंदगी कैसे बिताएगा। उसके पास उसकी जीने की वजह सिर्फ उसकी एहसास ही थी, जिसके लिए भगवान ने उसे ये दूसरा जन्म दिया था।
जज्बात को चुप देखकर डॉक्टर ने एक छोटी सी स्माइल के साथ कहा, पर आप टेंशन मत लीजिए, हम आपकी वाइफ का बहुत अच्छे से इलाज करेंगे। उम्मीद है कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी, पर उसके लिए आपको उन्हें खुश रखना होगा, उनके दिमाग से सारी पुरानी बातें निकालना होगी। कोशिश कीजिए कि वह आपको अपने अतीत के बारे में खुद बताए। ऐसा भी हो सकता है कि वह कुछ बातें अपने दिल में दबाकर घुटन महसूस करती हो सकता है कि आपके साथ अपनी बातें शेयर करने के बाद वह रिलैक्स फील करे। डॉक्टर की बात सुनकर जज्बात ने अपना सर हिलाया। कुछ देर तक डॉक्टर ने एहसास की कंडीशन के बारे में जज्बात को काफी कुछ समझाया, जिसे सुनकर जज्बात ने अच्छे से उन्हें ये भी पूछा कि वह एहसास का इस कंडीशन में कैसे ध्यान रख सकता है। सब कुछ समझने के बाद जज्बात एहसास के वार्ड में आ गया, जहां पर एहसास को शिफ्ट किया गया था और वह अभी भी बेहोश लेटी हुई थी। एहसास को देखकर जज्बात की आंखों से एक आंसू की बूंद उसके गालों पर आ गई। उसने एहसास के पास आकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर दर्द भरी आवाज में कहा, आखिर क्यों हमारी लाइफ में खुशियां नहीं आ सकती। एहसास, एक पूरी लाइफ दर्द बर्दाश्त करने के बावजूद हमारी लाइफ में लगातार प्रॉब्लम्स आती रहती है। मैं ये लाइफ तुम्हारे साथ सुकून से बिताना चाहता हूं, पर लगता है कि हमारी लाइफ में सुकून लिखा ही नहीं है। जब भी मुझे लगता है कि आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद मेरा भरोसा खुद पर से उठ जाता है। मैं जानता हूं कि मेरा जो रूप तुमने थोड़ी देर पहले देखा था वह बहुत डरावना है, पर मैं तुम्हें कमजोर बनते हुए नहीं देख सकता। एहसास, मेरे हजारों दुश्मन है जो कभी ना कभी तुम पर भी वार करेंगे ही, इसलिए मैं भी तुम्हें स्ट्रांग बनाना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है कि कभी जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मैं तुम्हारे आसपास ना रहूं और मैं तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। एहसास नहीं कर सकता। कहते हुए जज्बात ने एहसास की हथेली को चूम लिया। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में ही बने एक बड़े से आलीशान घर में इस वक्त एक बूढ़ा आदमी अपने हाथ में एक तस्वीर को लेकर अपने रूम में खड़ा था। उसके बाल सफेद थे, पर उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज नजर आ रहा था। उसने उसे तस्वीर को देखते हुए कहा, 20 साल हो जाएंगे फिर भी हम आपका पता नहीं लग पा रहे हैं, हमें माफ कर दीजिए प्रिंसेस। उस आदमी ने इतना कहा ही था कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, दादाजी। इस आवाज को सुनते ही उस बूढ़े आदमी ने पलट कर देखा तो उसके पीछे एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था, जिसकी उम्र 24-25 साल के आसपास लग रही थी। उस लड़के को देखकर उस आदमी ने उदासी भरी आवाज में कहा, अथर्व, आप तो ऑफिस गए थे ना, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। उस लड़के का नाम अथर्व सिंह राठौर था। वह राठौर कॉरपोरेशन का सीईओ था और उसके सामने खड़े इंसान का नाम हर्षवर्धन राठौर था, जो कि उसके दादाजी थे। अपने दादाजी की बात सुनकर अथर्व ने उन्हें कंधों से पकड़कर एक कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, दादाजी आप क्यों इस तरह से खुद को तकलीफ देते हो। डॉक्टर ने आपको इस तरह से स्ट्रेस लेने से मना किया है। स्ट्रेस लेना आपकी कंडीशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर भी आप बार बार इस तरह से खुद को तकलीफ देते हो। अथर्व की बात सुनकर हर्षवर्धन जी के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पड़ी उसका सिर की तरफ देखते हुए कहा, हम क्या करें अथर्व, अगर उस दिन हमने जिद ना की होती तो इस वक्त शायद हमारी प्रिंसेस हमारे साथ होती। पता नहीं हमारी बच्ची कैसी होगी, इस दुनिया में होगी भी या नहीं। कहते हुए उनकी आवाज भारी हो गई। हर्षवर्धन जी की बात सुनकर अथर्व ने उनके हाथ में पकड़ी हुई उस तस्वीर की तरफ देखा, जहां पर एक छोटी सी बच्ची नजर आ रही थी। उसे तस्वीर को देखा करे ऐसा लग रहा था जैसे वह बच्ची ज्यादा से ज्यादा 15 दिन या 1 महीने की होगी। उस तस्वीर को देखकर अथर्व की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपने दादाजी के हाथों को अपने हाथ में लेकर उम्मीद भरी आवाज में कहा, दादाजी मुझे यकीन है हमारी प्रिंसेस, हमारी बहन जिंदा होगी, वह इस तरह से हमें छोड़कर नहीं जा सकती। हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, दादाजी बस इंतजार कीजिए। अथर्व की बात सुनकर हर्षवर्धन जी अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उन्होंने थोड़ी तेज आवाज में कहा, और कितना इंतजार करें, 20 साल हो जाएंगे। अगर आज हमारी पोती हमारे साथ होती तो हम उनका 20वां जन्मदिन धूमधाम से बना दे, पर हम तो इतने बदकिस्मत में हैं कि हम उनका पहला जन्मदिन भी उनके साथ नहीं बना पाए। पता नहीं महलों की राजकुमारी इस वक्त कहाँ होगी, कैसी हालत में होगी। हर्षवर्धन जी की बात सुनकर अथर्व कुछ कहता है, इससे पहले ही उसका मोबाइल रिंग करने लगा। अथर्व ने अपना मोबाइल उठाकर उसे पर फ्लैश हो रहे हैं नाम की तरफ देखा और हर्षवर्धन जी से कहा, दादाजी मुझे इंपॉर्टेंट काम है, मैं बाद में आकर इस बारे में आपसे बात करता हूं। इतना कहकर अथर्व अपना मोबाइल उठाकर तेजी से वहां से चला गया। वहीं उसे जाते हुए देखकर हर्षवर्धन जी ने दर्द भरी आवाज में उसे तस्वीर को चूमते हुए कहा, भगवान से दुआ है हमारी बच्ची की आप जहां भी हो सही सलामत हो। अब बस इन बुरी आंखों को बंद होने से पहले भगवान हमें तुम्हें एक बार दिखा दे, यही हमारी आखिरी ख्वाहिश है। कहते हुए वह अपनी आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठ गए। वहीं अथर्व ने बाहर आकर कॉल उठाते हुए कहा, कुछ पता चला। अथर्व की बात सुनकर दूसरी तरफ से कॉल पर बात कर रहे आदमी ने कहा, सर हमने पता किया है, जिस दिन छोटी मैडम का किडनैप हुआ था उसे दिन किसी भी बच्ची को किसी भी अनाथ आश्रम में नहीं डाला गया था, या फिर हमें किसी भी बच्चों के लापता होने की बात पता नहीं चली है। अपने आदमी की बात सुनकर अथर्व ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें इस काम के लिए नहीं रखा है। पिछले 5 सालों से मैं तुम्हें करोड़ों में पैसे इसलिए नहीं दे रहा हूं कि तुम ये कहो कि तुम्हें मेरी बहन के बारे में कुछ पता नहीं चला है। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, पर मुझे जितनी जल्दी हो सके मेरी बहन को लेकर इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके लिए चाहे तो मैं कुछ भी क्यों न करना पड़े करो।
अथर्व की बात सुनकर उसके आदमी ने कुछ कहा, जिसे सुनकर अथर्व ने कहा ओके। इतना कहकर अथर्व ने कॉल कट किया और खुद से कहा सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन मुझसे दूर है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं विक्रांत। कहते हुए अथर्व की आंखें शैतानों की तरह चमक रही थी। चैप्टर 37 जज्बात। आई नीड यू। सिटी हॉस्पिटल। जज्बात अभी भी एहसास को देख रहा था। इस वक्त आधी रात का टाइम हो रहा था पर उसकी आंखों में नींद का नामोनिशान नजर नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में डॉक्टर की ही बातें चल रही थी। जज्बात ने खुद से कहा मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ पास्ट में क्या हुआ था, पर मैं तुम्हारे अतीत की बुरी यादों को तुम्हारे दिल और दिमाग से निकाल कर ही रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। मैं तुम्हें इस तरह से दर्द और तकलीफ में बिल्कुल भी नहीं देख सकता। मुझे बस तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए। एहसास जितना दर्द जितनी तकलीफ तुमने पिछले जन्म में मेरी वजह से बर्दाश्त की है, मैं इस बार ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारी जिंदगी हमें खुशियों से भर दूंगा। कहते हुए जज्बात ने एहसास के माथे पर किस किया और उसका हाथ पकड़कर बैठे बैठे ही उसने पूरी रात गुजार दी। पूरी रात एहसास को देखते देखते गुजरने के बाद सुबह सुबह जज्बात की आंख लग गई थी। वह अपना सर इस वक्त एहसास की गर्दन के पास टिकाकर आराम से सो रहा था। एहसास जो कि कल शाम से बेहोश थी, दवाई के असर की वजह से उसके ऊपर दवाइयां का असर धीरे धीरे कम हो रहा था और उसे होश आ रहा था। एहसास ने अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। उसे सबसे पहले अस्पताल की सफेद दीवारें नजर आई। पहले तो एहसास को समझ ही नहीं आया कि वह इस वक्त कहाँ है, पर ध्यान से सब कुछ देखते ही उसे एहसास हुआ कि वह किसी हॉस्पिटल के रूम में है। एहसास को कुछ समझ नहीं आया कि वह हॉस्पिटल कैसे आई। तभी उसे कल जो कुछ हुआ सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगा कि किस तरह से माया ने उसके साथ बदतमीजी की थी और उसके बाद जज्बात ने माया और उसकी सभी दोस्तों को सब सिखाया था और उसे वक्त पर एहसास घबराहट की वजह से पैनिक करने लगी थी। सब कुछ याद करके एहसास की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा हम हर बार उनको तकलीफ देते हैं, अब वह हमसे सच में नफरत करने लगेंगे। कहते हुए एहसास ने उठकर बैठने की कोशिश की तो उसे अपने हाथों पर किसी की मजबूत पकड़ कर एहसास हुआ। अपने हाथों पर किसी की पकड़ का एहसास करके एहसास ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसे जज्बात का हैंडसम सा चेहरा नजर आया, जो कि इस वक्त एक मासूम बच्चे की तरह आराम से सोया हुआ था। जज्बात को इस तरह से अपने पास देखकर एहसास के दिल में उसे गर्माहट महसूस होने लगी। आज से पहले जब भी उसकी तबीयत खराब होती थी या फिर वह बीमार पड़ती थी, उसके पास कोई ऐसा नहीं था जो कि उसका ध्यान रखने के लिए उसके पास रहे। एहसास जज्बात के हैंडसम से चेहरे को देखते हुए सोच रही थी कि क्या वह सच में जज्बात के लायक है। उसने खुद से कहा हम आपके लायक नहीं हैं, हम आपकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। आपके लायक तो माया जी ही थी। हम हर जगह पर आपको शर्मिंदा कहते हैं क्योंकि ना ही हमें आपकी हाई सोसाइटी की बातें समझ आती है ना ही कुछ और। एहसास खुद से ही बात करते हुए जज्बात के चेहरे को देखकर गिल्टी महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि जज्बात ऐसा इंसान है जो खुद के हाथ से एक गिलास पानी भी नहीं लेता और यहाँ पर पिछले एक हफ्ते में 3 बार एहसास की वजह से जज्बात को अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। यही सब सोच सोच कर एहसास को ऐसा लग रहा था कि वह जज्बात की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वह अभी यह सब कुछ सोच रही थी कि तभी जज्बात जो कि सोया हुआ था उसे एहसास के हाथ जो कि उसके हाथों में थे वह हिलते हुए महसूस हुई। यह महसूस करते ही जज्बात जल्दी से उठकर बैठ गया। उसकी आंखें अभी भी नींद से भरी हुई थी। जैसे ही उसने देखा कि एहसास को होश आ चुका है और वह इस वक्त उसे ही देख रही है, जज्बात के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अगले ही पल उसने आगे बढ़कर एहसास को अपने गले से लगाकर फिक्र भरी आवाज में कहा तुम ठीक हो ना बीवी, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना। कहते हुए जज्बात की पकड़ एहसास पर मजबूत हो गई, जैसे एहसास उसे छोड़कर कहीं भाग रही हो। एहसास जिसका ध्यान इस बात पर गया ही नहीं था कि जज्बात को होश आ गया है, अचानक से जज्बात की मजबूत पकड़ पर को खुद पर महसूस करके उसे होश आया। उसने जज्बात की तरफ देखा, उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। वह चुपचाप इस बात को देख रही थी जो कि किसी डरे हुए बच्चे की तरह उससे चिपक कर बैठा हुआ था। एहसास को कुछ ना बोलता हुआ देखकर जज्बात ने एहसास को खुद से दूर करके उसका चेहरा देखकर फिक्र भरी आवाज में कहा क्या हुआ तुम्हें, जब आप क्यों नहीं दे रही हो, रुको मैं भी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूं। कहते हुए जज्बात अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और वहां से डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने लगा। तभी पीछे से एहसास ने उसका हाथ पकड़ लिया। एहसास के हाथों को अपने हाथों पर महसूस करके जज्बात ने कंफ्यूजन से पलट कर देखा तो उसे एहसास की आंखों में दर्द, गिल्ट और तकलीफ नजर आ रही थी, जिसे देखकर जज्बात ने घबराते हुए पलटकर उसका छोटा सा चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा क्या हुआ एहसास, तुम क्यों रो रही हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या, प्लीज बताओ मुझे, इस तरह से मुझे डराओ मत। जज्बात की बात है सुनकर एहसास नहीं आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा हम हमेशा आपको परेशान करते हैं ना, हमारी वजह से सिर्फ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हम आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब से हम आपकी लाइफ में आए हैं आपको हर वक्त हर पल सिर्फ दर्द मिला है, हम मनहूस है। एहसास ने इतना कहा ही था कि जज्बात की गुस्से भरी आवाज उसके कान में सुनाई दी। एहसास। जज्बात ने इतने गुस्से से एहसास का नाम लिया था कि एहसास नहीं घबराकर अपना चेहरा ऊपर उठकर जज्बात की तरफ देखा, जिसका चेहरा जिस पर थोड़ी देर पहले उसे खुद के लिए फिक्र और चिंता नजर आ रही थी, अब उसके इस चेहरे पर सिर्फ गुस्सा नजर आ रहा था।
जज्बात को इतने गुस्से में देखकर एहसास अपने मुंह से कुछ निकालने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। वह किसी मूर्ति की तरह चुपचाप घबराई हुई नजरों से जज्बात की तरफ देख रही थी। जज्बात ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और एहसास को बाजू से पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर एक एक बात चबाते हुए उसने कहा, अगली बार से खुद के मुंह से तुम खुद के लिए कुछ भी गलत कहने के बारे में सोचना भी मत। मैं अपनी बीवी के बारे में कोई भी गलत बात सुनना बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे उसे कहने वाली तुम खुद क्यों ना हो। तुम जज्बात मल्होत्रा की बीवी हो, तुम कभी भी मनहूस नहीं हो सकती, तुम मेरा लकी चार्म हो। ये बात मैंने तुमसे पहले भी कही है, अभी भी कहता हूं और आगे भी कहता रहूंगा। ना तुम कभी मनहूस थी ना ही हो सकती हो, समझ आया तुम्हें? जज्बात की बात सुनकर और उसकी आंखों में खुद के लिए प्यार देखकर एहसास ने उसे मजबूती से गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, पर करुणा आंटी तो हमेशा कहती थी कि हम मनहूस हैं, इसी वजह से हमारे मम्मी पापा ने हमें अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। कहते हुए एहसास फूट फूट कर रो रही थी। वही जज्बात के कानों में एक ही बात गूंज रही थी, करुणा आंटी तो कहती थी कि हम मनहूस हैं। उसने खुद से कहा, कौन है ये करुणा? इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी वजह से आज मेरी एहसास इतने दर्द में है। जज्बात को इस वक्त करुणा नाम की उस औरत पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वह नहीं जानता था कि आखिर करुणा कौन है। पर उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि वह इस करुणा का पता लगाकर इसे अच्छा सबक सिखाएगा। कुछ देर बाद जब एहसास का रोना कम हुआ, जज्बात में उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, तुम्हें भूख लगी है तो निकाल से कुछ नहीं खाया? जज्बात का सवाल सुनकर एहसास में उसकी तरफ आंसू भरी आंखों से देखा और अपने पेट पर हाथ रखकर अपने निचले होंठ को कटने लगी। उसे जज्बात से यह कहने में कि उसे भूख लगी है शर्म आ रही थी। एहसास के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर जज्बात समझ गया था कि एहसास के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। उसने एहसास की छोटी सी नाक को खींचते हुए कहा, तुम इतनी स्टूपिड क्यों हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं और तुम्हें मुझसे कुछ भी खाने में शर्म आएगी जरूरत नहीं है। तुम पूरे हक के साथ मुझे ऑर्डर दे सकती हो, इसलिए अगली बार से इस तरह से शर्माना मत। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूं, तुम बाथरूम में जाकर फ्रेश हो जाओ। तब तक जज्बात की बात सुनकर एहसास ने अपना चेहरा ऊपर उठकर उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बस अपना सर हिलाया। कुछ देर बाद एहसास और जज्बात दोनों फ्रेश हो चुके थे। उन दोनों के कपड़े जज्बात के असिस्टेंट अर्जुन ने ऑलरेडी हॉस्पिटल में उन्हें लाकर दे दिए थे। डॉक्टर भी एहसास का चेकअप करके जा चुके थे और इस वक्त एहसास के सामने ढेर सारे वेजिटेबल डालकर पोहे लेकर जज्बात उसे खिलाने के लिए बैठा हुआ था। एहसास ने उनकी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, हमें यह नहीं खाना, इसमें कितने सारे वेजिटेबल्स हैं। एहसास की बात सुनकर जज्बात ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हें यही खाना होगा क्योंकि तुम्हारी बॉडी के लिए यही सही है, तुम इस वक्त बहुत कमजोर हो। जज्बात की तेज आवाज सुनकर एहसास ने कुछ नहीं कहा और मुंह बनाकर उसकी तरफ देखने लगी। एहसास इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। जज्बात को एहसास का ये क्यूट सा फेस बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। एहसास कभी भी उसके साथ खुलकर बात नहीं करती थी, उसके सामने नखरे करना तो दूर की बात थी, पर अब जब उन दोनों के बीच में सब कुछ सही हो रहा था तो एहसास की ये हरकतें जज्बात को पसंद आ रही थी। उसने प्यार से अपने हाथों से एहसास को पोहे खिलाना स्टार्ट कर दिया। एहसास भी चुपचाप उसके हाथों से खा रही थी। जज्बात उसे खिलाते हुए खुद भी खा रहा था। कुछ ही देर में वह दोनों अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर चुके थे। ब्रेकफास्ट होने के बाद एहसास ने जज्बात की तरफ देखते हुए कहा, हमें घर जाना है, हमें अस्पताल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और पिछले एक हफ्ते में हम लगभग एक दिन के डिस्टेंस के बाद रोज हॉस्पिटल पहुंच जाते। कहते हुए एहसास का चेहरा ऐसा हो गया जैसे वह दोबारा रोना स्टार्ट कर देगी। एहसास की बात सुनकर जज्बात ने प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, मैंने पहले ही डॉक्टर से बात कर ली है, हम अभी घर के लिए निकल रहे हैं। जज्बात की बात सुनकर एहसास की आंखें तारों की तरह चमकने लगी। कुछ ही देर में जज्बात एहसास को अपनी गोद में लेकर अस्पताल से बाहर पार्किंग एरिया में आ चुका था। दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा मल्होत्रा मेंशन के लिए निकल चुके थे। एहसास इस वक्त जज्बात के कंधे पर अपना सर रखकर लेटी हुई थी और जज्बात उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए कुछ सोच रहा था। कुछ ही देर में घर आ चुका था। इस वक्त सुबह के 10 बजे बज चुके थे। जैसे ही वह लोग लिविंग रूम में पहुंचे, आरजू दौड़ते हुए उनके पास आ गई। उसने एहसास की तरफ देखते हुए कहा, तो ठीक है ना, और तू ये क्या बार बार खुद को चोट पहुंचाकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है? मुझे तो लग रहा है कि हमें एक परमानेंट रूम हॉस्पिटल में तेरे लिए बुक करके रखना चाहिए। कहते हुए आरजू ने फिक्र भरी नजरों से जज्बात की तरफ देखा और कहा, भाई अब ठीक है ना ये? आरजू के चेहरे पर परेशानी देखकर जज्बात ने उसे आंखों के इशारे से सब कुछ ठीक होने का इशारा किया और एहसास को लेकर रूम में चला गया। कुछ देर बाद जज्बात ने आरजू की तरफ देखते हुए कहा, मैं इंपॉर्टेंट काम की वजह से ऑफिस जा रहा हूं, तुम दिन भर एहसास के साथ रहो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जज्बात की बात है सुनकर आरजू ने अपना सर हिला दिया। जज्बात जैसे ही बाहर आया, अरमान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, भाई आप कहाँ जा रहे हो? अरमान की बात सुनकर जज्बात ने बेहद सीरियस लहजे में कहा, मेरी एहसास को दर्द देने वाले लोगों की जिंदगी बर्बाद करने। कहते हुए जज्बात तेजी से मल्होत्रा मेंशन से निकल गया।
वही एहसास के रूम में एहसास बेड पर लेटी हुई थी और आरजू से अपनी बकवास हंस रही थी। एहसास भी हंसते हुए उसकी बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद आरजू ने देखा कि उसकी बातें सुनते सुनते ही एहसास आराम से सो गई है। ये देखकर उसने खुद से कहा, मुझे समझ नहीं आता कि भगवान हमेशा तुझे इतना दर्द क्यों देते हैं। कहते हुए आरजू वहां से उठकर अपने रूम में चली गई। वही एहसास जो कि गहरी नींद में सो रही थी, अचानक से उसे एक औरत नजर आने लगी जो कि नफरत भरी नातों से उसकी तरफ देखकर अपने हाथ में पड़ी हुई छड़ी से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कह रही थी, मनहूस है तू, मनहूस तू, जिसके घर जाएगी उसका पूरा घर बर्बाद कर देगी। कहते हुए वह औरत उसके बेहद नजदीक आ गई थी। उससे औरत के सामने एक बच्ची जिसकी उम्र 10 साल के आसपास थी, वह रोते हुए कह रही थी, अम्मा प्लीज हमें मत मारो। कहते हो वह पीछे की तरफ सरक रही थी पर उस औरत पर उस बच्ची की बात का कोई असर नहीं हो रहा था। अचानक से उस औरत ने एक जोरदार डंडा उस बच्ची के पैरों पर मार दिया। जैसे ही एहसास नहीं ये देखा, वह चिल्लाते हुए उठकर बैठ गई। उसने कहा, नहीं अम्मा। कहते हुए वह गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। एहसास में रूम में यहाँ वहां देखा, उसे कोई भी नजर नहीं आया। उसने रोते हुए कहा, जज्बात कहाँ हो आप, आई नीड यू। कहते हुए एहसास रोने लगी। चैप्टर 38, एहसास का दर्दनाक अतीत। जज्बात को रूम में ना देखकर एहसास हद से ज्यादा घबरा गई थी। उसने सपने में अपनी अतीत की कुछ ऐसी यादें अच्छी थी जो कि वह कभी भी याद नहीं करना चाहती थी। एहसास की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। घबराहट की वजह से उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। एहसास बेड से उतरकर खड़ी हो गई और यहाँ वहां चक्कर लगाने लगी। उसकी सांस भारी हो रही थी। उसने खुद से कहा, जज्बात कहाँ हूँ आप। कहते हुए वह रूम से बाहर की तरफ जाने लगी। उसके माथे से लगातार पसीना बह रहा था। उसे आसपास कुछ काले कपड़े पहनकर आदमी अपने हाथों में डंडे लेकर उसकी तरफ आते हुए नजर आ रहे थे। एहसास ने पलट कर देखा, अब उसे अपने रूम में सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। उसने घबराते हुए कहा, प्लीज मेरे पास मत आओ, मैं कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरे पास मत आओ। कहते हुए एहसास दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश करने लगी पर अब उसे दरवाजा भी नजर नहीं आ रहा था। एहसास ने रोते हुए कहा, दरवाजा कहाँ गया। कहते हुए वह दरवाजा ढूंढने लगी पर उसे अपने रूम में सिर्फ कल अंधेरा और कुछ लोग नजर आ रहे थे जो कि अपने हाथ में डंडा लेकर उसी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे थे। एहसास में रोते हुए कहा, प्लीज मैं सच, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। कहते हुए वह अपने मुंह पर हाथ रखकर खुद को रोने से रोकने की कोशिश करने लगी ताकि वह लोग उसकी आवाज न सुन सके। तभी अंधेरे में किसी ने हंसते हुए कहा, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, हमने कहा था ना, जब तक तू हमारी बात नहीं मानेगी तुझे खाना नहीं मिलेगा। फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई खाना खाने की। कहते हुए एक औरत ने अपने हाथ में पड़े हुए डंडे की तरफ देखकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, आज खाना खाने के बाद तुझे यह मीठा खाने को मिलेगा, तुझे पसंद है ना। कहते हुए वह औरत एहसास की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। वही उस औरत की बात सुनकर एहसास में रोते हुए कहा, नहीं अम्मा हमें नहीं चाहिए, प्लीज हमें छोड़ दो, हम आपकी सारी बात मानेंगे। कहते हुए एहसास अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर बैठी हुई थी। एहसास की बात सुनकर उसके सामने खड़े एक आदमी ने हंसते हुए कहा, पर तुझे तो यह मिलेगा, तूने हमारी बात जो नहीं मानी, अब पनिशमेंट तो मिलेगी ना। चल चुपचाप अच्छी बच्ची की तरह अपनी पनिशमेंट ले ले वरना तुझे ही दर्द होगा। अपने सामने खड़े आदमी की बात सुनकर एहसास ने रोते हुए कहा, नहीं नहीं आप हमें पनिशमेंट नहीं दोगे, हम बाबा को बता देंगे। कहते हुए एहसास अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई पर घबराहट की वजह से उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। इसी वजह से वह धड़ाम से फ्लो पर गिर गई। एहसास इतनी जोर से नीचे गिरी थी कि उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। फिर भी उसने घबराकर पलटकर पीछे देखा तो अभी भी उसे अपने पीछे 3 लोग नजर आ रहे थे। एहसास नहीं रोते हुए कहा, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मैं जज्बात को बता दूंगी, वह आप में से किसी को नहीं छोड़ेंगे, प्लीज मुझे मत मारो। कहते हुए एहसास की सांसें फिर से तेज हो गई। एहसास की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। तभी एक जोर की आवाज के साथ एहसास के रूम का दरवाजा खुला और आरजू अंदर आए। उसके हाथ में इस वक्त मोबाइल था। दरवाजा खुलते ही जैसे ही उसने रूम के अंदर का नजारा देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, एहसास। आरजू के चिल्लाने की आवाज जैसे ही एहसास के कानों में पड़ी, उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर घबराते हुए इस डायरेक्शन में देखा तो उसे अपने सामने आरजू नजर आए। आरजू को देखकर एहसास ने उठने की कोशिश करते हुए घबराते हुए कहा, आरजू मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे, आरजू प्लीज मुझे बचा लो। कहते हुए एहसास बच्चों की तरह रोने लगी। एहसास की बात सुनकर और उसकी हालत देखकर आरजू बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान थी। वह जल्दी से एहसास के पास आ गई और पूरे रूम में देखने लगी। एहसास घबराते हुए दीवार की तरफ देखकर एक ही बात रिपीट कर रही थी कि वह लोग मुझे मार देंगे। आरजू ने खुद से कहा, आखिर ये एहसास को क्या हो रहा है। उसे पूरे रूम में खुद के और एहसास के अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा था और एहसास दीवार की तरफ देखकर वहां पर कुछ लोगों के होने के बारे में कह रही थी। आरजू ने खुद से कहा, कहीं एहसास को सिर्फ ये लोग डरावने सपने की वजह से तो नहीं दिख रहे। आरजू के दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आया। उसने एहसास को मजबूती से अपने गले से लगाते हुए कहा, एहसास शांत हो जाओ, मैं किसी को तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना, बोलो। कहते हुए आरजू ने एहसास का छोटा सा चेहरा प्यार से अपने हाथों में भरकर उसकी तरफ देखा।
आरजू की बात सुनकर एहसास ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, सच में ना वह मुझे कुछ नहीं करेंगे, ना तुम मुझे बचा लोगी ना। कहते हुए एहसास एक छोटी सी 5 साल की मासूम बच्चे की तरह लग रही थी जिसे डर हो कि कहीं कोई उसे चोट ना पहुंचाए। एहसास की बात सुनकर और उसकी हालत देखकर आरजू को रोना आ रहा था, पर वह इस वक्त रो नहीं सकती थी। उसने खुद को कंट्रोल करके एहसास को अपने गले से लगाकर खड़ा करते हुए कहा, खड़ा हो जाओ, देखो वह लोग चले गए, मैं उन सबको भगा दिया, कोई मेरी एहसास को कैसे मार सकता है, मैं उनको छोड़ूंगी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, चलो खड़ी हो जाओ। आरजू की बात सुनकर एहसास अपनी जगह पर खड़ी हो गई। रोने की वजह से उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था और वह अभी भी सिसक रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर आरजू भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, पर इस वक्त उसे एहसास को संभालना था। एहसास ने पूरे रूम में चारों तरफ देखा, अब उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था, फिर भी वह किसी घबराए हुए छोटे से बच्चे की तरह चारों तरफ देख रही थी। आरजू ने उसे बेड के पास ले जाकर बेड पर बिठाते हुए कहा, तुम लेट जाओ, मैं हूं यहीं पर, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अगर उनमें से कोई भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा तो मैं उन लोगों की टांगें तोड़ दूंगी। आरजू की बात सुनकर एहसास ने उसकी तरफ देखा और कहा, सच में ना तुम लोगों को हमारे पास नहीं आने दोगी ना, वह लोग बहुत बुरे हैं, पता है, वह हमें मारते हैं। कहते हुए एहसास फिर से रोने लगी। एहसास को दोबारा रोते हुए देखकर आरजू ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, अरे मेरी जान, तू क्यों रो रही है? मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अब तो शांति से सो जा, मैं तेरे पास ही बैठी हूं। आरजू की बात सुनकर एहसास ने दोबारा मजबूती से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सच में ना? एहसास की बात सुनकर आरजू ने प्यार से कहा, सच में, अब सो जाओ। आरजू का हाथ पकड़कर एहसास बेड पर लेट गई, फिर भी वह घबराई हुई नजरों से यहाँ वहां देख रही थी। आरजू ने उसकी आंखों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आंखें बंद करो। आरजू की बात सुनकर एहसास ने अपनी आंखें बंद की और आराम से लेट गई। कुछ ही देर में वह नींद की आगोश में चली गई। वही आरजू जो कि अब तक परेशान थी, एहसास के सोते ही उसने एहसास को ठीक से कवर किया और रूम में चक्कर लगाते हुए कुछ सोचने लगी। उसके चेहरे पर डर और घबराहट नजर आ रही थी। आरजू नहीं खुद से कहा, आखिर एहसास के साथ क्या हो रहा है? उसे इस तरह से इमेजिनरी लोग कैसे दिख सकते हैं? मुझे इस बारे में भाई से बात करनी होगी, इसका इलाज हमें जल्दी ढूंढना होगा। मैं एहसास को इस तरह से तकलीफ में और दर्द में नहीं देख सकती। आरजू को अभी भी एहसास की हालत याद करके बहुत ही बुरा लग रहा था, उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। आरजू अभी चक्कर काटते हुए ये सब सो रही थी कि उसका मोबाइल जो कि उसके हाथ में ही था बजने लगा। आरजू ने जल्दी से मोबाइल को उठाते हुए खुद से कहा, एहसास उठ तो नहीं गई? इतना कहकर उसने एहसास की तरफ देखा, एहसास अभी भी सो रही थी। एहसास को सुकून से सोया हुआ देखकर आरजू ने जल्दी से कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ के इंसान ने कहा, इतनी देर क्यों लगी कॉल उठाने में? दूसरी तरफ कोई और नहीं, साक्षी थी। साक्षी की बात सुनकर आरजू ने गुस्से से कहा, बकवास बंद कर और किस लिए कॉल किया है? सीधा सीधा बता, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं, अगर तूने बकवास करके मुझे और परेशान किया तो सच कह रहे हो, तेरे घर में घुसकर तेरी हड्डियां तोड़ तोड़ के मारूंगी। आरजू की बात सुनकर साक्षी ने हैरानी से कहा, कमीनी औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की तुम मुझे मारेगी? मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात बताने के लिए कॉल किया था, पर तेरी बात सुनने के बाद अब मुझे तुझे कुछ नहीं बताना, मैं कॉल कट कर रही हूँ, भाड़ में जा तू। कहते हुए साक्षी ने कॉल कट कर दिया। साक्षी की बात सुनकर आरजू ने खुद से कहा, बहुत जबान चलने लगी है इस छोटी सी चुहिया की, इस तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। कहते हुए आरजू एक गुस्से से मोबाइल की तरफ देखा। उसी वक्त किसी और ने भी आरजू को कॉल किया। अननोन नंबर देखते ही आरजू ने खुद से कहा, मुझे कौन कॉल कर रहा है? कुछ देर तक सोचने के बाद आरजू ने कॉल उठा लिया। उसने पलट कर देखा तो एहसास आराम से सो रही थी। आरजू रूम की बालकनी में आ गई और उसने धीरे से कहा, हेलो। आरजू के हेलो कहते ही दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा, जिसे सुनते ही आरजू की हालत खराब हो गई। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसने घबराते हुए कहा, क्या? आरजू की बात सुनकर दूसरी तरफ से किसी इंसान ने दोबारा कुछ और कहा, जिसे सुनते ही आरजू के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। उसने घबराते हुए कहा, जी मैं समझ गई। कहकर आरजू ने जल्दी से कॉल कट कर लिया और गहरी गहरी सांस लेने लगी। कुछ देर बाद उसने खुद को शांत करके घबराते हुए कहा, क्या जज्बात भाई को इसके बारे में पता है? मुझे उन्हें कॉल करके सब कुछ बताना होगा। कहते हुए आरजू ने कांपते हाथों से जज्बात का नंबर डायल किया। तभी उसे एहसास के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी, जो कि शायद नींद में कुछ कह रही थी। एहसास की आवाज सुनकर आरजू दौड़ते हुए वापस रूम में आ गई। उसने देखा तो एहसास नींद में ही रो रही थी और कुछ कह रही थी। आरजू ने जल्दी से कॉल कट किया और दौड़ते हुए एहसास के पास आकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे दोबारा वापस सुलाने की कोशिश करने लगी। आरजू के इस तरह से प्यार से सहलाने की वजह से कुछ ही देर में एहसास दोबारा सुकून से सूख गई। आरजू ने एहसास की तरफ देखकर खुद से कहा, आखिर तेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है? इतना सोचकर वह कुछ देर पहले आए कॉल के बारे में सोचने लगी, जिसे याद करते ही उसके चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। चैप्टर 39 एहसास की इन्फॉर्मेशन। आरजू ने सोई हुई एहसास
की तरफ देखकर खुद से कहा मुझे जज्बात भाई को इस बारे में बताना होगा वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। कहते हुए आरजू ने एहसास की तरफ देखा और परेशानी भरी आवाज में कहा पर अगर मैं यहाँ से गई और एहसास दोबारा घबरा कर उठ गई तो क्या होगा। इस बार अगर उसने किसी को अपने आसपास नहीं देखा तो शायद वह और भी ज्यादा हाइपर हो जाए और इस वक्त यह उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं क्या करूँ कहते हुए आरजू रूम में चक्कर लगाने लगी पर उसे कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा था। तभी आरजू के दिमाग में अचानक से कुछ आया जिसे सोचकर उसकी आंखें चमकने लगी। उसने जल्दी से अपने मोबाइल से किसी का नंबर डायल किया। कुछ ही देर में जज्बात और एहसास के रूम के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। आरजू ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने अंश खड़ा था जो कि अभी अभी अस्पताल से आया था। अंश को देखते ही आरजू ने कहा जल्दी आओ। आरजू को इतनी जल्दबाजी करते हुए देखकर अंश ने कहा क्या हुआ है, तुम जानती हो मैं अभी हॉस्पिटल से आया हूँ, तुमने मुझे फ्रेश भी नहीं होने दिया और इतनी जल्दबाजी में यहाँ पर बुला लिया, आखिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है। अंश की बात पर आरजू ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा अंश मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, दोबारा अपनी बकवास करके मुझे परेशान मत करो। एहसास की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है पर वह बहुत अजीब बिहेव कर रही है, इसलिए हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसलिए मैं जा रही हूँ, तुम एहसास के पास बैठो ताकि अगर वह उठकर घबरा तो उसे कोई संभालने के लिए यहाँ पर हो। आरजू की बात सुनकर अंश ने कंफ्यूजन से पूछा तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। उसने इतना कहा ही था कि आरजू ने उसे गुस्से से देखते हैं कहा मिस्टर अंश मल्होत्रा चुपचाप अपनी बहन की बात सुनिए और यहाँ पर विराजमान हो जाए वरना एक मुक्का खाए। आरजू की धमकी सुनकर अंश की आंखें छोटी हो गई। उसने गुस्से से कहा आरजू मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, थोड़ी तो रिस्पेक्ट कर लिया करो, हर टाइम इस तरह से दादागिरी करना अच्छी बात नहीं होती है। अंश की बात पर आरजू ने कहा अंश प्लीज इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मेरी बात मान लो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। आरजू के चेहरे की तरफ देखकर अंश ने कहा ठीक है और वह चुपचाप एहसास से थोड़ा दूर एक कुर्सी पर बैठकर एहसास की तरफ देखने लगा। एहसास के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह नींद में कुछ सोचकर घबरा रही हो। आरजू ने एक नजर एहसास की तरफ देखा और तेजी से रूम से बाहर आ गई। रूम से बाहर आते ही उसने घबराते हुए किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से जैसे ही कॉल किसी ने उठाया आरजू ने घबराते हुए कहा अरमान भाई कहाँ हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, प्लीज जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ। अरमान जो कि इस वक्त बाहर था, आरजू की बात सुनते ही उसने कंफ्यूजन से पूछा आखिर ऐसी कौन सी आफत आ रही है जो तुम इतनी ज्यादा परेशान हो, कुछ तो बताओ। अरमान की बात पर आरजू ने कुछ सोचते हुए कहा आप एक बार घर आ जाओ, उसके बाद मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी, बट इतना समझ लो कि इस बार की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बड़ी है जिसे सॉल्व करने के लिए हम सबको एकजुट होना होगा वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। आरजू की बात सुनकर अरमान ने कहा ठीक है मैं 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूं। अरमान की बात सुनकर आरजू ने कॉल कट करके जल्दी से दक्ष का नंबर डायल किया और कहा हेलो दक्ष कहाँ हो तुम। आरजू की बात सुनते ही दक्ष जो कि अभी अभी अपनी शूटिंग कंप्लीट करके घर के लिए निकला था उसने कहा घर ही आ रहा हूं, मेरी माँ क्यों इतनी जल्दबाजी में फोन किया, मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा हूं, मैं घर आने के बाद तुमसे बात करता हूं। कहते हुए दक्ष ने कॉल कट कर दिया। वहीं दक्ष के कॉल कट करते ही आरजू ने जल्दी से जज्बात का नंबर डायल किया पर इस बार भी जज्बात ने कॉल नहीं उठाया। अब आरजू को गुस्सा आ रहा था, उसने खुद से कहा भाई प्लीज कॉल उठा लो वरना बाद में आप मुझ पर गुस्सा करोगी कि मैंने आपको सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। वहीं दूसरी तरफ करुणा अनाथालय। जज्बात इस वक्त अनाथालय में मौजूद था। यह वही जगह थी जहां पर एहसास ने अपना पूरा बचपन बिताया था और 18 साल की उम्र में वह यहां से चली गई थी क्योंकि 18 साल के बाद अनाथालय में बच्चों को नहीं रहने देते थे। तब से लेकर अब तक यानी कि पूरे 1.5 साल तक एहसास एक रेंट के छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी और पार्ट टाइम जॉब करती थी। जज्बात के साथ उसके कई सारे आदमी भी मौजूद थे। जज्बात ने अंदर आते हुए कहा मुझे अनाथालय की ऑनर से बात करनी है। जज्बात की तेज आवाज सुनकर अनाथालय के बच्चे जो कि एक दूसरे के साथ खेल रहे थे घबरा गए और एक जगह पर खड़े होकर डरी हुई नजरों से जज्बात और सभी आदमियों की तरफ देखने लगे। तभी अनाथालय का ओनर राकेश शर्मा बाहर आया। राकेश शर्मा एक 55 साल का आदमी था जिसके चेहरे पर ही घमंड साफ साफ नजर आता था। राकेश शर्मा को देखकर जज्बात ने कहा क्या इस अनाथालय के मालिक तुम हो। जज्बात की बात सुनकर राकेश शर्मा जज्बात को घूर घूर कर देखने लगा। इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि सामने खड़ा इंसान कौन है। जज्बात को देखकर कोई भी आसानी से समझ सकता था कि जज्बात कोई नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जज्बात कौन है। राकेश शर्मा को चुपचाप खुद की तरफ देखते हुए देखकर जज्बात ने गुस्से से कहा मैंने कुछ पूछा है, जवाब दो। जज्बात की गुस्से भरी आवाज सुनकर राकेश शर्मा ने भी गुस्से से कहा हाँ यह अनाथालय में मेरे 2 भाई और मेरी बहन, हम तीनों मिलकर चलते हैं, पर तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है तो अडॉप्शन की प्रक्रिया में नहीं करता, वहां पर काउंटर पर जाकर अपना नाम लिखवा दो। राकेश शर्मा की बात सुनकर और उसका बिहेवियर देखकर जज्बात ने गुस्से से कहा लगता है तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, इसलिए मेरे सामने इस तरह से बात करने की हिम्मत कर पा रहे हो। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी तुम अच्छे से जान जाओगे कि मैं कौन हूँ।
जज्बात की बात सुनकर राकेश शर्मा कुछ कहता तभी उसका भाई राजेश शर्मा जिसने इस अनाथालय की स्थापना की थी वह अंदर से आया। राजेश शर्मा एक अच्छा इंसान था पर वह अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपने साथ अपने सभी भाई बहनों को अनाथालय के काम में लगा दिया था। जज्बात को देखकर राजेश शर्मा ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या आप मिस्टर मल्होत्रा हैं? कहते हुए उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। राजेश शर्मा की बात सुनकर राकेश शर्मा ने कंफ्यूजन से कहा, कौन मिस्टर मल्होत्रा भैया? अपने छोटे भाई की बात सुनकर राजेश शर्मा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे ये द ग्रेट बिजनेस टाइकून जज्बात मल्होत्रा है। राकेश शर्मा जो कि अब तक बदतमीजी से बात कर रहा था, जज्बात की असली आइडेंटिटी सुनकर उसकी हालत खराब हो गई। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। वही राकेश शर्मा की हालत देखकर जज्बात ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, लगता है कोई गहरा सदमा लग गया है आपके छोटे भाई को मिस्टर राजेश शर्मा। जज्बात की बात सुनकर राजेश शर्मा ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ नहीं हुआ है इसे, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। वैसे आपने बताया नहीं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अगर आपको कुछ डोनेशन देनी है तो आप अपना नाम वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। राजेश शर्मा की बात सुनकर जज्बात ने उन्हें घूरते हुए कहा, मैं यहाँ पर किसी और काम से आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरा काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। जज्बात की बात पर राकेश और राजेश एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी जज्बात ने कहा, मुझे इस अनाथालय की एक बच्ची के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके साथ बचपन से लेकर बड़ा होने तक क्या क्या हुआ सब कुछ। जज्बात की बात सुनकर राजेश शर्मा ने कंफ्यूज होते हुए कहा, पर आपको किसी की इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए मिस्टर मल्होत्रा? क्या कोई ऐसी बात है जो हम आपको बता सकते हैं? राजेश बात सुनकर जज्बात ने कहा, वह बात आप लोग ही मुझे बता सकते हैं, इसलिए इस वक्त मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं, वरना मेरा वक्त इतना फालतू नहीं है कि मैं यहाँ वहां भटकूं। जज्बात की बात सुनकर राजेश जी ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा कि मिस्टर मल्होत्रा पूछे आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन जाने नहीं है, जितना हम बता सकेंगे हम आपको बता देंगे। राजेश की बात पर जज्बात ने कहा, मुझे इसे अनाथ आश्रम से 1 साल पहले निकली हुई लड़की एहसास के बचपन से लेकर बड़ा होने तक की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वह अनाथ आश्रम में कैसे पहुंची और अनाथ आश्रम में उसके साथ क्या क्या हुआ, क्या उसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी, सब कुछ। राजेश मल्होत्रा और राकेश मल्होत्रा जो कि अब तक नॉर्मल थे, जैसे ही उन्होंने जज्बात के मुंह से एहसास का नाम सुना उन दोनों के चेहरे पर घबराहट और माथे पर पसीना चमकने लगा। उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर जज्बात को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने तेज आवाज में कहा, लगता है आपने ठीक से नाम नहीं सुना एहसास। मुझे एहसास की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आप लोगों को शक्ल याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास उसकी तस्वीर भी है। जज्बात ने इतना कहा ही था कि पीछे से एक औरत की कर्कश आवाज उन तीनों के कानों में सुनाई दी, एहसास आखिर हो कौन तुम जो तुम्हें उस लड़की के बारे में जानकारी चाहिए, क्या वह तुम्हारी कोई रिश्तेदार लगती है? कहते हुए उसे औरत की आवाज कानों में चुभने वाली हो गई। जज्बात में पलट कर देखा तो एक 40-45 साल की औरत जिसके चेहरे पर ही मक्कारी और गुस्सा नजर आ रहा था, वह उनकी तरफ ही अपने कदम बढ़ा रही थी। यह राकेश और राजेश मल्होत्रा की छोटी बहन करुणा थी, जिसके नाम पर ही अनाथ आश्रम राजेश जी ने खोला था। करुणा की बात सुनकर जज्बात ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते कहा, बॉयफ्रेंड तो नहीं पर उसका पति जरूर हूं और मुझे अपनी बीवी के पास्ट के बारे में सब कुछ जानने का पूरा हक है, इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीधे सीधे मुझे सब कुछ सच सच बता देंगे, वरना मुझे दूसरे तरीके से भी सच उगलवाना अच्छे से आता है। जज्बात की धमकी सुनकर उन्होंने उसे घूरते हुए कहा, हमारे ही अनाथालय में आकर हमें धमकी दे रहे हो? आखिर हो कौन तुम? करुणा को जज्बात के साथ इस तरह से बात करते हुए देखकर राजेश और राकेश के चेहरे पर और भी ज्यादा डर नजर आने लगा। उन्होंने करुणा की तरफ देखकर थोड़े गुस्से से कहा, चुप हो जाओ तुम मिस्टर मल्होत्रा, जो कुछ भी पूछ रहे हैं हमें उसका जवाब देने दो। राजेश और राकेश की बात सुनकर उन्होंने कहा, पर भैया उसने इतना कहा ही था कि राजेश ने गुस्से से कहा, करुणा चुप। फिर उसने पलटकर जज्बात की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर मल्होत्रा एहसास के साथ सब कुछ नॉर्मल ही था बचपन में, जब शायद वो 15-16 दिन की होगी, जब उसे यहाँ पर कोई आधी रात को हमारे दरवाजे के बाहर छोड़कर गया था, तब से वह यहीं पर पली बढ़ी। वह पढ़ाई में काफी तेज थी पर बचपन से ही उसके साथ कुछ प्रॉब्लम थी। वह अंधेरे से बहुत डरती थी, उसे ऐसा लगता था कि जैसे कोई उसे करने के लिए आ रहा है। वह कहती थी कि उसे कोई नजर आ रहा है जो हाथों में डंडा लेकर उसे मार डालेगा। हमने उसका इलाज करने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जा सके, और 18 साल की होने के बाद वह अनाथालय छोड़कर यहाँ से चली गई। इसके अलावा उसके बारे में कोई नई बात हम नहीं जानते, जितना हमें पता था हमने बता दिया। राजेश की बात सुनकर जज्बात ध्यान से उसे सुनने लगा। जज्बात ने राजेश को घूरते हुए कहा, उम्मीद है कि तुम लोगों ने सब कुछ बताया है। अगर मुझे पता चला कि इसमें कुछ भी झूठा था तो तुम तीनों भाई बहन अपनी कब्र खोदने के लिए खुद तैयार रहना। कहते हुए जज्बात अपने आदमियों के साथ वहां से तेजी से चला गया।
जज्बात के जाते ही करुणा ने राजेश और राकेश की तरफ देखते हुए कहा, भाई कौन था यह और आप लोगों ने सीधा सीधा मना क्यों नहीं कर दिया? आप जानते हैं ना कि उस लड़की के साथ हम लोगों ने क्या किया था। अगर किसी को भी ये पता चल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हम लोगों के साथ क्या होगा ये हम सोच भी नहीं सकते। और इसमें कहा कि है उसका पति था, आखिर है कौन ये जो आप इसके सामने इतना ज्यादा घबरा गए थे? करुणा की बात सुनकर राजेश ने घबराते हुए कहा, ये जज्बात मल्होत्रा है, द ग्रेट जज्बात मल्होत्रा। जज्बात का नाम करुणा भी घबरा गई। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, भैया अगर इसे पता चल गया कि उसकी बीवी के साथ बचपन से लेकर बड़ा होने तक क्या क्या हुआ है तो ये हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। हमें किसी भी कीमत पर उस लड़की का मुंह बंद करना होगा, वरना कभी ना कभी वह इस सब कुछ बात ही देगी। करुणा की बात सुनकर राजेश ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, हमें उसे सब कुछ बताना होगा। अब जो कुछ भी करना है वही करेगा। कहते हुए राजेश के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। चैप्टर 40 जज्बात का रोमांटिक सरप्राइज। जज्बात बेडरूम। एहसास जो कि बेड पर सोई हुई थी, उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। आंख खुलते ही उसके मुंह से धीरे से निकला, जज्बात। उसने इतना कहा ही था कि उसके कानों में एक आदमी की कर्कश आवाज पड़ी, मैं यही हूँ बीवी। इस आवाज को सुनते ही एहसास जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने जल्दी से यहाँ वहां देखा तो उसे जज्बात नजर आया, जो कि उसके बगल में ही बैठकर प्यार भरी नजरों से उसे देख रहा था। जज्बात को देखते ही एहसास ने झटके से उससे मजबूती से गले लगा लिया और उसके सीने पर अपना सर रखकर बच्चों की तरह रोने लगी। एहसास को इस तरह से रोते हुए देखकर जज्बात ने प्यार से उसके माथे को किस करते हुए कहा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें मेरा खुद के पास रहना बिल्कुल पसंद नहीं आया जो मुझे देखते ही तुम रोने लगी, या फिर मेरी शक्ल डरावनी है? जज्बात ने इतना कहा ही था कि एहसास ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसके सीने पर मुक्के मारते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो। आपने कहा था ना आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, फिर आप कहाँ थे जब हमें डर लग रहा था? आपको पता है वह लोग हमें मारने के लिए आ रहे थे, हम कितना ज्यादा डर गए थे, पर आप हमारे पास नहीं थे। आप क्यों नहीं थे? कहते हुए एहसास रोने लगी। वही एहसास की बात सुनकर जज्बात ने प्यार से उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, रोना बंद करो और कोई भी तुम्हें नहीं मार सकता क्योंकि मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं किसी को तुम्हारे पास आने ही नहीं दूंगा तो कोई कैसे तुम्हें मार सकता है? मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? जज्बात की बात सुनकर एहसास ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर वह लोग सच में मुझे मार देंगे, वह बहुत बुरे हैं, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। आपको पता है वह लोग मुझे। एहसास ने इतना कहा ही था कि जज्बात ने उसके मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, बातें बंद, चलो पहले कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। कितना ज्यादा रोती हो, रोने की वजह से तुम्हारा ये पूरा चेहरा लाल हो गया है। मुझे तो लगता है कि अगर रोने का कंपटीशन होता तो उसमें तुम फर्स्ट प्राइज लेकर आती। जज्बात की बात सुनकर एहसास का मुंह बन गया। वही जज्बात ने प्यार से उसके आंसू साफ करते हुए कहा, एहसास हर बात पर इस तरह से रोना अच्छी बात नहीं होती है। अब तुम 5 साल की छोटी बच्ची नहीं हो, बल्कि तुम कुछ दिनों में 20 साल की हो जाओगी और आप तुम एक शादीशुदा लड़की हो। हर बात पर इस तरह से बच्चों की तरह रोना तुम्हें सूट नहीं करता, तुम्हें धीरे धीरे स्ट्रांग होना ही होगा। जज्बात की बात सुनकर एहसास ने गिल्टी टोन में कहा, हम बाकी हाई सोसाइटी की लड़कियों की तरह स्ट्रांग नहीं है, इसलिए क्या आप हमें पसंद नहीं करते हो? एहसास ने इतना कहा ही था कि जज्बात ने थोड़े गुस्से से कहा, तुम हर बार इसी बात पर आकर क्यों अटक जाती है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी लाइफ में जो जगह मैंने तुम्हें दी है, मैंने वह जगह कभी किसी को नहीं दी है, ना ही कभी दूंगा, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक एहसास है, वह तुम, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी मैं परवाह करता हूँ, जो मेरी वाइफ है। इसलिए अगली बार से अपने छोटे से दिमाग में ये ख्याल लाने के बारे में सोचना भी मत। अच्छा अब चलो कुछ खा लो। कहते हुए जज्बात ने एहसास को अपनी गोद में उठा लिया। एहसास ने ये देखकर कहा, आप हमें नीचे उतारो, हम चल सकते हैं। एहसास ने इतना कहा ही था कि जज्बात ने उसे घूरते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें लेकर नीचे चल रहा हूँ, मतलब चल रहा हूँ, तुम चुपचाप बैठी रहो। कहते हुए जज्बात एहसास को लेकर सीढ़ियों से नीचे आ गया। जैसे ही वह दोनों नीचे आए उन्हें लिविंग रूम में ही आरजू, अरमान, दक्ष, अंश नजर आए। उन चारों के चेहरे पर घबराहट नजर आ रही थी, जिसे देखकर जज्बात ने कहा, आखिर क्या हुआ है जो इस तरह से बैठे हुए हो? जज्बात ने इतना कहा ही था कि आरजू, जो कि जज्बात से बात करने का मौका ढूंढ रही थी, पर उसे वह मौका नहीं मिला क्योंकि घर आते ही जज्बात ने उन सभी को अपने रूम से निकाल दिया था। उसने घबराते हुए, भाई कौशल्या, बुआ जी आ रही है। आरजू ने इतना कहा ही था कि जज्बात के चेहरे का भी रंग पूरी तरह से उड़ गया। वहीं एहसास, जो कि उसकी गोद में शर्मा रही थी और उसे नीचे उतारने के लिए कह रही थी, कौशल्या बुआ जी, सुनकर उसने कंफ्यूजन से सबकी तरफ देखा तो सबके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर उसने घबराते हुए कहा, क्या हुआ, ये कौन है जो आप लोग इस तरह से घबराए हुए हो, जैसे ये कोई चुड़ैल डायन हो? एहसास की बात सुनते कि आरजू ने घबराते हुए कहा, अरे मेरी माँ चुड़ैल डायन नहीं, उनके लिए तो कोई नाम ही नहीं बना। जब 1000 डायन और 1000 चुड़ैल मेरी होगी तब जाकर हमारी यह बुआ जी पैदा हुई थी। उनके आते ही ऐसा लगता है जैसे हम किसी कैद खाने में हैं और आने के बाद महीनों तक ये जाती नहीं है। किसी को टॉर्चर कैसे किया जाता है, कोई इनसे सीख सकता है।
उनके सामने हमारे जज्बात भाई की भी नहीं चलती, कहते हुए आरजू ने कहा भाई हम क्या करें, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। सबसे ज्यादा एहसास के लिए उन्हें तो आपकी और एहसास की शादी के बारे में कुछ पता भी नहीं है, और वह उनकी चिपकू बेटी संगीता, क्या होगा जब उन दोनों को पता चलेगा। भाई मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। आरजू की बात है सुनकर जज्बात के चेहरे पर थोड़ी देर पहले तक जो सीरियस एक्सप्रेशन थे वह नॉर्मल हो गए। उसने कहा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब मुझे उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वह यहाँ पर आ सकती है, शांति से रहेगी तो ठीक है, वरना मैं उन्हें भी धक्के मारकर निकलने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा, और उन्हें कैसे हैंडल करना है यह मैं अच्छे से जानता हूँ। इसलिए तुम सब लोग टेंशन लेना बंद करो और चुपचाप डिनर टेबल पर बैठकर डिनर कर लो, कहते हुए जज्बात एहसास को लेकर डाइनिंग टेबल पर चला गया। वहीं जज्बात के मुंह से कौशल्या बुआ जी के लिए ये सारी बातें सुनकर चारों भाई बहन भाई हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जज्बात भले ही सब पर हुक्म चलता था, पर वह कौशल्या बुआ जी की रिस्पेक्ट करता था, पर आज उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे अब उसे उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरमान ने कहा क्या सच में? जज्बात भाई ने कहा कि वह तारका बुआ जी को संभाल लेंगे। अरमान की बात सुनकर अंश ने खुशी भरी आवाज में कहा हाँ सच में भाई ने ऐसा कहा, अब हमें भी उस हिटलर बुआ जी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उनसे इसलिए तो डरते थे क्योंकि भाई भी उन्हें संभाल नहीं पाते थे, पर अब जब सब कुछ सॉर्ट आउट है तो फिर हम क्यों टेंशन ले, चलो चुपचाप डिनर कर लेते हैं, वरना उस औरत के आने के बाद हम लोग चैन से खा भी नहीं पाएंगे, हर बात पर रोकती टोकती रहती है। कहते हुए अंश भी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। सभी लोग डिनर करने लगे। जज्बात अपने हाथों से एहसास का डिनर खिला रहा था, एहसास भी चुपचाप अपनी नजरें नीचे झुकाकर उसके हाथों से खा रही थी। उसे अरमान आरजू दक्ष अंश के सामने जज्बात के हाथों से खाने में बहुत शर्म आ रही थी, पर उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। वही वह चारों मुस्कुराते हुए जज्बात की तरफ देख रहे थे। जज्बात को इस तरह से एहसास की परवाह करते हुए देखकर आरजू को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने खुद से कहा मैंने भाई को एहसास के बारे में बात तो दिया है, बस भाई जल्दी से एहसास को ठीक कर दे और बुआ जी आकर कोई गड़बड़ ना करे। अगर उन्होंने कुछ करने की कोशिश की तो इस बार मैं भी उन्हें नहीं छोड़ने वाली, वैसे भी उनकी नज़र में तो मैं बदतमीज हूँ ही। कहते हुए आरजू भी मजे से अपना डिनर कंप्लीट करने लगी। कुछ देर बाद सबका डिनर हो गया और सभी लोग गार्डन में घूमने के लिए चले गए। जज्बात एहसास का हाथ पकड़कर कुछ दूर टहल रहा था। एहसास भी मुस्कुराते हुए चांद की तरफ देख रहा था, उसे अब काफी अच्छा लग रहा था। जो कुछ भी उसके साथ दिन भर में हुआ वह सब कुछ वह भूल चुकी थी। इस वक्त अगर उसे कुछ याद था तो वह बस ये कि इस वक्त उसका सुकून, उसका जज्बात उसके साथ है। जज्बात ने कुछ देर तक एहसास की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा चलो। इतना कहकर जज्बात एहसास को लेकर घर की तरफ जाने की जगह पर पार्किंग एरिया की तरफ जाने लगा। ये देखकर एहसास में कंफ्यूज होते हुए कहा हम बाहर कहाँ जा रहे हैं? एहसास ने इतना कहा ही था कि जज्बात ने मुस्कुराते हुए कहा ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, इसलिए आप कुछ मत पूछो, जब हम वहां पर पहुंच जाएंगे तब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। कहते हुए जज्बात ने अपनी पैंट की पॉकेट से एक ब्लैक कलर की पट्टी निकालकर एहसास की आंखों पर बांध दी। एहसास ने कहा अब आप ये क्यों बांध रहे हैं, हम गिर जाएंगे? एहसास ने इतना कहा ही था कि जज्बात ने प्यार से उसे अपनी गोद में उठाकर मुस्कुराते हुए कहा मैं तुम्हें कभी भी नहीं गिरने दूंगा बीवी, कभी भी नहीं। अचानक से जज्बात की गोद में जाते ही एहसास में जल्दी से अपनी दोनों हाथों की माला बनाकर जज्बात के गले में डाल दी ताकि वह गिरे ना। वही उसकी बात सुनकर कि मैं तुम्हें कभी नहीं गिरने दूंगा, एहसास के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। भले ही यह कुछ शब्द थे पर उसके दिल को सुकून पहुंचाने के लिए ये भी काफी है। जज्बात एहसास को लेकर गाड़ी में बैठ गया। पूरी गाड़ी में जज्बात ने एहसास से कुछ नहीं कहा, पर वह उसे परेशान करता रहा। एहसास अपनी धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि जज्बात उसकी गर्दन पर, उसके गाल पर, उसके पूरे चेहरे पर लगातार किस कर रहा था। आंखों पर पट्टी होने की वजह से वह और भी ज्यादा नर्वस फील कर रही थी। करीब आधे घंटे के बाद उनकी गाड़ी एक जगह पर आकर रुक गई। गाड़ी के रुकते ही एहसास ने अपनी भारी सांसों को कंट्रोल करते हुए कहा क्या हम पहुंच गए? एहसास के सवाल पर जज्बात ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ। इतना कहकर गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसने दोबारा एहसास का हाथ पकड़कर इस बार उसे गाड़ी से नीचे उतार पर अपनी गोद में नहीं उठाया और उसका हाथ मजबूती से पकड़ता हुआ उसे लेकर एक डायरेक्शन की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। वही एहसास भी मजबूती से उसका हाथ पकड़ते हुए सामने की तरफ चल रही थी। उसे यह जगह कच्चे रास्ते की तरह लग रही थी। उसने कहा क्या हम किसी कच्ची जगह पर हैं? एहसास के सवाल पर जज्बात ने कहा बीवी मैंने कहा ना, कुछ ही देर में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, इसलिए सवाल मत पूछो, तुम्हारा जवाब तुम्हारी आंखों से यह पट्टी हटते ही तुम्हारे सामने होगा। जज्बात की बात है सुनकर एहसास ने अब कुछ नहीं पूछा। कुछ ही देर में जज्बात के सामने की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने एहसास की आंखों की तरफ देखा और उसके पीछे जाकर धीरे से उसकी आंखों से पट्टी हटने लगा। फाइनली उसकी आंखों से पट्टी हटा रहा है। एहसास ने भी चैन की सांस ली और खुद से कहा आखिर यह हमें लेकर कहाँ आए हैं? उसकी पट्टी खोल दी। एहसास ने जैसे ही अपनी आंखें खोली उसे सामने सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आया, पर अगले ही पल जब उसे सब कुछ साफ नजर आया उसके चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन आ गए और अगले ही पल उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा वाव, कहते हुए वह आसपास गोल गोल घूमकर देखने लगी।
वह लोग इस वक्त एक खूबसूरत तालाब के किनारे पर थे जहां पर एक कॉटेज बना हुआ था। आसपास रंग बिरंगी लाइट्स लगे हुए थे और काफी सारे टिमटिमाते हुए जुगनू यहां वहां घूम रहे थे। यह नज़ारा इतना खूबसूरत था कि एहसास को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गई हो। वही जज्बात मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ पंथ की पॉकेट में डालकर एहसास के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा था। उसके चेहरे की यह मुस्कुराहट देखने के लिए जज्बात कुछ भी कर सकता था। एहसास ने गोल गोल घूमते हुए कहा, क्या हम सच में यहाँ पर हूँ या हम सपना देख रहे हैं? एहसास ने इतना कहा ही था कि जज्बात ने पीछे से उसे कमर से पकड़कर गोल गोल घूमते हुए कहा, ये सपना नहीं ये सच है बीवी, क्या तुम्हें ये जगह पसंद आई? कहते हुए वह एहसास को गोल गोल घूमने लगा। वही जज्बात की बात सुनकर एहसास बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखने लगी और उसके इस तरह से गोल गोल घुमाने की वजह से वह खिलखिलाकर हंसने लगी। उस खूबसूरत शांत माहौल में एहसास की हंसी गूंज रही थी जो कि जज्बात को सुकून पहुंच रही थी। एहसास को इतना खुश देखकर जज्बात ने खुद से कहा, तुम्हारे चेहरे पर यह मुस्कुराहट देखने के लिए मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूं, हर तकलीफ को बर्दाश्त कर सकता हूं। कहते हुए उसने एहसास को नीचे उतर जज्बात के छोड़ते ही एहसास बच्चों की तरह ही वहां दौड़ने लगी और अपने हाथों में जुगनू पकड़ने की कोशिश करने लगी, पर जुगनू उसके हाथ में आ ही नहीं रहे थे। इस वजह से वह मुंह बनाकर यहाँ वहां दौड़ रही थी। इस वक्त वह एक छोटी सी 5 साल की बच्ची लग रही थी। जज्बात मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था और कुछ सोच रहा था। आज के लिए बस इतना ही। क्या होगा उनकी इस रोमांटिक डेट का अंजाम? आखिर क्यों किया है जज्बात में एहसास के लिए ये सब कुछ? और क्या अब एहसास और जज्बात की जिंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा? क्या होगा कौशल्या बुआ जी के आने के बाद? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा कहानी के आने वाले एपिसोड में, तो बने रहिए मेरे साथ और अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। आपको स्टोरी कैसी लगी जरूर कमेंट करें।